Assalamualaikum. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia. बेटा in today's class we will be discussing कि आपने किस तरीके से एनईडी के टेस्ट को परफॉर्म करना है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन थी कि सर एनईडी का कंप्यूटराइज्ड टेस्ट किस तरीके से होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है एनईडी के टेस्ट के अंदर, क्या कैलकुलेटर अलाउ है, क्या हमें कौन सी चीजें लेके जानी है, सर वैलिड फोटो आईडी का मतलब क्या होता है, सर टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर बच्चों को नहीं मालूम होती कि बेटा आपके इंटर और ए लेवल्स की तरह कभी भी एप्टीट्यूड का टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया जाता। एप्टीट्यूड टेस्ट को अटेम्प्ट करने की एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है। आपको राउंड वन अगर क्लियर करना है या राउंड टू क्लियर करना है, दुनिया का कोई भी एप्टीट्यूड एग्जाम अगर क्लियर करना है तो क्लियर करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है। क्योंकि एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर हैंडलिंग योर प्रेशर, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर मैनेजिंग योर शॉर्टकट्स, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम स्पेसिफिकली। तो भाई आज की ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इसके अंदर हम तमाम बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि भाई एनईडी का कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होगा कैसे, आपने किस तरीके से इस कंप्यूटराइज्ड टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, कंप्यूटर के ऊपर ये क्वेश्चंस कैसे परफॉर्म होंगे, कैसे आएंगे, क्या कैलकुलेटर की मदद लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और आसान तरीन भाषा के अंदर क्या प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, क्या प्रेशर कंट्रोल किया कैसे जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि सर ये राउंड वन की स्ट्रेटेजी हमने क्या फॉलो करनी है। अब चूंकि बहुत चंद दिन रह गए तो सर किस तरीके से राउंड वन के ऊपर वर्किंग, किस तरीके से राउंड वन को अपना एस कर सकते हैं, राउंड वन के स्कोर को। ये तमाम चीजें आपको किसी प्रॉपर टीचर से, प्रॉपर एप्टीट्यूड इंस्ट्रक्टर से गाइडेंस का होना जरूरी क्यों है। तो क्योंकि मेरे प्यारे शागिर्द हूं, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, एप्टीट्यूड इज समथिंग जो कि आपके इंटर या ए लेवल से बड़ा मुख्तलिफ होता है। तो आपको कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में मालूम होना चाहिए कि भाई एप्टीट्यूड की स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं। सो आज की क्लास में तमाम बातों को डिस्कस करेंगे। First of all, before starting the video, let me give you my brief introduction. My name is Engineer Mohammad Hashim Zia. I am a PC certified industrial manufacturing engineer. Not only this, I am also an IBA dropout. I have worked in different corporate sectors for around 2 years, and now I am full time focusing on my own work and I am own academy. So the point is that कि भाई we are preparing students for different professional colleges and institute here in Pakistan. From the last 10 years, Alhamdulillah, I have taught and trained more than 60,000 and 70,000 students plus for different professional institutes here in Pakistan. सो भाई एनईडी के अंदर हमारी सबसे ज्यादा प्रेजेंस एग्जिस्ट करती है। एनईडी के अंदर आप किसी भी बच्चे से जाके अगर मेरा नाम पूछोगे ना, या किसी भी एनईडी के फेसबुक ग्रुप के ऊपर जाके पूछोगे उसने कहाँ से तैयारी करी थी, 99.99% विल बी टेलिंग यू कि सर हम किसी महंगे कोचिंग अकेडमी में पहले जाते थे, तो वहां जाके पैसे जाया होते थे, तो फिर हमने सर हाशिम से ही पढ़ा था क्योंकि सर हाशिम वाज द लाइफ सेवियर एंड सो ऑन। सो मोर देन 976 स्टूडेंट वर एडमिटेड इन द लास्ट ईयर इन एनईडी फ्रॉम माय साइड। फ्रॉम द लास्ट 4 years I have, alhamdulillah, I have the top position holders in NED. From the last 3 years, these are the stats that I am be showing you कि भाई एनईडी के लिए सबसे ज्यादा जो बच्चों को मैंने एडमिट करवाया है उसके पीछे दो रीजन थी। वो दो रीजन आपको बताना बड़ी जरूरी है कि बेटा वो बच्चों ने मेरी दो बातों को माना था। उन दो बातों को कैसे माना था कि भाई आपने एप्टीट्यूड की तैयारी कैसे करनी है और प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। ये चीज आपको कोई इंस्टीट्यूट नहीं बताएगा। कोई इंस्टीट्यूट आपसे 70,000, 60,000, 50,000 रुपए लेने के बाद भी आपको कोई बेसिक गाइडेंस नहीं देगा कि एप्टीट्यूड की तैयारी कैसे करनी है, एप्टीट्यूड को एस करने की टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होती हैं, किस तरीके से एप्टीट्यूड के ऊपर वर्किंग करनी है। बिकॉज दे आर दी जस्ट सम कंपनीज जो कि अपना धंधा चला रही है, अपना बिजनेस रन कर रही है। सो व्हाट आई एम प्रिपेयरिंग माय गाइस, व्हाट आई एम प्रिपेयरिंग थ्रू माय यूट्यूब चैनल और थ्रू माय ऑनलाइन बैचेस, कि भाई मैं अपने बच्चों को बताता हूं कि किस तरीके से आपने यूनिवर्सिटी के टेस्ट को एस करना है, किस तरीके से आपने जाके देखो। तालीम आपको हर बंदा देगा मगर कोई आपको ये नहीं बताएगा उस तालीम को इस्तेमाल कैसे करना है। सो माय बेसिक मोटिव, माय बेसिक पर्पस इज कि मैं आपको समझा सकूं कि भाई आपने जो आपको तालीम मिल रही है एप्टीट्यूड की, आपने उसको इस्तेमाल कैसे करना है। एप्टीट्यूड तो शायद पढ़ाने वाले आपको 10 मिल जाएंगे मगर नो वन विल बी टेलिंग यू ऑन द पॉइंट कि भाई क्या डिफरेंस होता है इंटर ए लेवल्स और एप्टीट्यूड के अंदर। नो वन विल बी टेलिंग यू दिस पर्टिकुलर थिंग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो कि भाई हमारे पास सबसे पहले नंबर के ऊपर जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है, अक्सर बच्चों को मालूम नहीं होता कि भाई कितनी देर का टेस्ट है, क्या पैटर्न है एनईडी के टेस्ट का। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि बेटा एनईडी के टेस्ट का पैटर्न क्या है कि भाई एनईडी के टेस्ट के अंदर आपके पास चार तरह के सब्जेक्ट्स आएंगे डिपेंडिंग अपॉन योर इंटर एंड ए लेवल्स। आपके पास चार सेक्शंस होंगे एनईडी के टेस्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर फ्रॉम द प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, यानी कि अगर आपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर आपने फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ी थी, तो एनईडी के टेस्ट के अंदर भी आपके पास फिजिक्स होगी, मैथ्स होगी, केमिस्ट्री होगी और इंग्लिश होगी। ईच सेक्शन विल कैरी 25 एमसीक्यूज और हर एमसीक्यूज एक नंबर का होता है, यानी कि टोटल मार्क्स कितने बन गए, 100 बन गए। सिमिलरली इफ यू आर फ्रॉम द प्री मेडिकल साइड, तो आपके टेस्ट के सब्जेक्ट्स के अंदर फिजिक्स होगी, बायोलॉजी होगी, केमिस्ट्री और इंग्लिश होगी। अगर आप जर्नल साइंस से हैं, यानी कि आपने अगर इंटर या ए लेवल्स के अंदर कंप्यूटर उठाई थी केमिस्ट्री की जगह के ऊपर, तो आपके टेस्ट के सब्जेक्ट्स के अंदर फिजिक्स होगी, मैथ्स होगी, कंप्यूटर और इंग्लिश होगी। सिमिलरली जिस बच्चे ने फिजिक्स की जगह पे इंटर या ए लेवल्स के अंदर स्टैट्स पढ़ी थी, तो फिजिक्स की जगह पे स्टैट्स का पोर्शन आ रहा होगा। सिमिलरली जो आर्ट्स के होते हैं, कॉमर्स के होते हैं, कॉमर्स के बैकग्राउंड स्टूडेंट के अंदर इंग्लिश भी होती है, बिजनेस मैथ्स होती है, बाकी अकाउंट
स्टैट्स एंड इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं मिलकर दोनों के तौर पे। तो कहने का मकसद क्या है कि आपको जो पेपर होगा ना एनईडी का वो 100 नंबर का होगा और आपको जो टाइम अलाउ होगा 120 मिनट्स का होगा। रिमेंबर दिस थिंग, एनईडी के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मगर अक्सर बच्चों को बेसिक पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट का अंदाजा नहीं होता। एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम एंड देन अप्लाइंग दो शॉर्टकट जो आपने शॉर्टकट सीखे थे। इसका इंटर या ए लेवल से कतई तौर पे ताल्लुक नहीं है। तो बेटा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपके पास 120 मिनट्स का टेस्ट अलाउ होगा। 120 मिनट्स के अंदर आपको एनईडी के टेस्ट को अटेम्प्ट करना है और इस 120 मिनट्स के अंदर आपने चारों सेक्शंस को अटेम्प्ट करना है ऑन दी शॉर्टकट्स। आपको मालूम होना चाहिए कि भाई इंटर या ए लेवल्स का कोई ताल्लुक नहीं है आपके एप्टीट्यूड से। तो वो बच्चे जो मुझसे तालीम हासिल करते हैं उन्हें पता है कि भाई कितनी सारी शॉर्टकट्स होती हैं, आपको उन शॉर्टकट्स को इस्तेमाल करना है। शॉर्टकट्स को इस्तेमाल करके ही आप इस पर्टिकुलर टाइम, छोटे से टाइम के अंदर आप अपने पेपर को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि सर टेस्ट डे की इंस्ट्रक्शंस क्या है, किस तरीके से एनईडी का टेस्ट आ रहा होगा, किस तरीके से कंप्यूटराइज टेस्ट एनईडी का लिया जाता है। तो बेटा सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि देखो, आया आप राउंड 1 में अप्लाई करते हो या राउंड 2 में, आपको दोनों में अप्लाई करना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज है मेरा बेटा। देखो, कंप्यूटराइज टेस्ट हो या एप्टीट्यूड टेस्ट हो, इसके अंदर एक्सपोजर बहुत मैटर करता है, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। तो भाई अभी भी आप राउंड 1 के लिए रजिस्टर हो सकते हो। 30 अप्रैल तक का टाइम है फॉर द राउंड 1 रजिस्ट्रेशन, उसमें लाजमी तौर के ऊपर अपेयर हो। राउंड 1 में अगर आप 40 नंबर भी लेते हो, 50 नंबर भी लेते हो, 60 नंबर भी लेते हो, कोई मसले की बात नहीं है। असल चीज एक्सपीरियंस है, आपको प्रेशर हैंडल करने का तरीका समझ में आएगा और फिर आप जब राउंड 2 दोगे उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि बेटा जितने भी राउंड्स अवेलेबल हैं सबको लाजमी तौर पे दिया जाए। मैं उसके पीछे लॉजिक अभी आगे चल के आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। खैर वापस आते हैं कि भाई जो भी है, जिस दिन भी आपका टेस्ट होगा ना, ये आपको आपके एडमिट कार्ड के ऊपर पता चल जाएगा। आपके एडमिट कार्ड के ऊपर आपकी टेस्ट की डेट, आपका जो टाइमिंग है वो, प्लस आपकी जो शिफ्ट है और कहां पे टेस्ट है वो सब लिखा हुआ होगा। आपने टेस्ट के दिन अपना एडमिट कार्ड इधर आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर प्रिंट करवाओ या कलर पे, आपकी चॉइस है, किसी में भी करवा सकते हो। अगर आपकी शक्ल अच्छी आई है तो कलर करवा लो, अगर सीएनआईसी वाली आई है तो ब्लैक एंड व्हाइट करवा लो, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी करवा लो। अच्छा, टेस्ट डे आपको अपना ओरिजिनल सीएनआईसी या बे फॉर्म लेके जाना है। अक्सर बच्चे मुझसे बार बार पूछे थे, सर ये वैलिड फोटो आईडी का मतलब क्या है। तो भाई वैलिड फोटो आईडी का मतलब ये होता है कि आपने सिंपल तरीके से अपना सीएनआईसी या फिर बे फॉर्म लेके जाना है। सीएनआईसी नहीं बना हुआ तो बे फॉर्म लेके जाओगे ओरिजिनल। मगर सेकंड नंबर के ऊपर रिमेंबर दिस थिंग, जो भी रफ शीट्स होंगी वो आपको खुद इन्विजिलेटर प्रोवाइड करेगा। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर को, पेंसिल को और बॉल पेन्स को लेके जा सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि सिंपल कैलकुलेटर भी लेकर जाए, क्योंकि साइंटिफिक अगर किसी एग्जामिनर ने छीन लिया, अगर मेरी तरह कोई एग्जामिनर होगा उसने छीन लिया साइंटिफिक, तो आपके पास एटलीस्ट नॉर्मल कैलकुलेटर होना चाहिए। सेकंड नंबर के ऊपर आपकी जो टेस्ट की जो दिन होगा ना वो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ होगा। तो भाई फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे का टेस्ट है 4 मई को सेकंड शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट का मतलब ये कि 11:30 वाली शिफ्ट फॉर एग्जांपल, तो अगर 11:30 के ऊपर आपका टेस्ट है ना, इसका मतलब ये कि आपको एटलीस्ट 10:30 के ऊपर एनईडी के बाहर होना चाहिए। बेटा जब एनईडी का टेस्ट होता है ना, तो जो पूरी आपके पास गुलशन की पट्टी होती है, गुलशन की रोड होती है, यूनिवर्सिटी रोड, वो पूरी की पूरी जैम पैक चल रही होती है, क्योंकि बेतहाशा बच्चा टेस्ट देने के लिए आता है और यहीं से बच्चे का प्रेशर जो है ना ऊपर नीचे होना स्टार्ट हो जाता है। तो भाई बेहतर है घर से 2 घंटे पहले निकलो, अगर आपका घर दूर है 2 घंटे पहले निकलो। आप इस तरीके से घर से निकलो कि आपको साफ तौर पे आप आधा घंटा पौन घंटा पहले एनईडी पहुंच जाओ। उसके पीछे रीजन है कि भाई अगर आप घर से टाइम पे निकलोगे, यानी 11:30 पे टेस्ट है और आप 11 बजे निकल रहे हो या 11:15 बजे निकल रहे हो, तो आप टेस्ट के पहुंचते पहुंचते आपके 5-6 मिनट ऊपर नीचे हो जाएंगे। सो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा अपने हवासों पे काबू रखना और आप वहीं पे जो है ना, आप वहीं के ऊपर अपना जो है ना टेस्ट को फेल कर दोगे। क्योंकि भाई अगर आपने प्रेशर को कंट्रोल नहीं करा ना, ये प्रेशर बहुत मुश्किल चीज है, प्रेशर बहुत आपको खत्म कर देगा। रिमेंबर दिस थिंग। तो कोशिश करो कि बेटा घर से पहले निकलो, घर से कम 1 घंटा पहले निकलो, या फिर आपका घर अगर दूर है तो 1.5 घंटा पहले निकलो, मगर आपको एटलीस्ट एनईडी के बाहर अपने टेस्ट की जो भी आपकी टाइमिंग है उससे आधा घंटा पहले होना चाहिए। अच्छा, आपके एडमिट कार्ड के ऊपर जगह लिखी हुई होगी कहां पे आपका टेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल किसी के पास लिखी होगी आईएमडी, किसी के पास लिखी होगी एलआईबी, किसी का कुछ भी लिखा हुआ होगा। तो भाई अभी आपको इनके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप आधा घंटा पहले जब एनईडी पहुंचोगे ना, तो भाई एनईडी के अंदर बेतहाशा उस दिन गार्ड्स मौजूद होते हैं, पुलिस के एहलकार मौजूद होते हैं, दे विल बी गाइडिंग यू। आप किसी से भी पूछोगे कि सर ये एडमिट कार्ड के ऊपर ये एड्रेस कहाँ का लिखा हुआ है, दे विल बी गाइडिंग यू कि भाई इस कंप्यूटर लैब के अंदर आपका टेस्ट है तो आप वहां पे चले जाओगे। कहने का मकसद क्या है कि भाई एनईडी के अंदर आपको पूरी चीज गाइड की जा रही होगी। तो अभी आपको जो है ना डिपार्टमेंट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किस डिपार्टमेंट में आपका टेस्ट पड़ रहा है, अभी आपको सिंपल टेस्ट की तैयारी करनी है। अच्छा, ये सारी बातें तो मैंने कर दी। सेकंड नंबर के ऊपर आपको पहुंचना क्या है, आपको पहुंचना है एनईडी के मेन गेट के ऊपर जो कि विजिटर गेट्स होगा, वहां पे आपको जाना है। आपने सिंपल तरीके से, अच्छा मास्क एंड ग्लव्स वाली जो बात है ना, ये कोविड-19 के जमाने की बात है, इसको आप छोड़ सकते हो। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर आपके जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल आ सकते हैं आपके साथ। एनईडी यूनिवर्सिटी के बाहर एक कैंप लगाया हुआ होगा, साय की जगह होगी, वहां पे आपके पेरेंट्स बैठ सकते हैं,
कोई मसले की बात नहीं है, मगर आपको उनको अंदर आने नहीं दिया जाएगा। सिमिलरली कोई अगर एनईडी का करंट स्टूडेंट है, उसको भी एनईडी के अंदर दाखिल होने की उस दिन इजाजत नहीं होगी। सिर्फ वो बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं और जिनका टेस्ट का डे होगा, सिर्फ वही एनईडी के अंदर जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आप अपने टेस्ट सेंटर के अंदर पहुंच जाओगे, यानी कि जिस जगह पे आपका टेस्ट है, फॉर एग्जांपल आईएमडी लैब में है, लाइब्रेरी के अंदर है, किसी भी जगह पे आपका जहां टेस्ट है, तो वहां पे जो इन्विजिलेटर होगा वो आपको एक आईडी और पासवर्ड असाइन कर रहा होगा, जो कि इस तरीके से होगा। यानी कि जब आप कंप्यूटर के ऊपर जाके बैठोगे ना, तो एनईडी के अंदर आपको जो इन्विजिलेटर होगा उस क्लास का, आपको वो एक प्रॉपर आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करेगा। तो आपने उस आईडी को यहाँ पे प्लॉट करना है और पासवर्ड को यहाँ पे प्लॉट करना है, और फिर सिंपल तरीके से आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दोगे। जब कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक कर दोगे, तो होगा क्या कि आपसे पूछा जाएगा आपका फर्स्ट नेम और आपका लास्ट नेम। फर्स्ट नेम का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मेरा फर्स्ट नेम है मोहम्मद हाशिम, तो मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे एंटर कर दूंगा मोहम्मद हाशिम, और मेरा लास्ट नेम क्या है? जिया, सही है ना? तो मैं जिया एंटर कर दूंगा, और वो ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे एंटर करना है जिसके ऊपर आपने फॉर्म फिल किया था। रिमेंबर दिस थिंग, आपने क्या करना है? उसी ईमेल एड्रेस को एंटर करना है जिसके ऊपर आपने फॉर्म फिल किया था, नहीं तो बाद में आपके लिए मसले मसाइल होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने, अब मेरे पास 4 ईमेल आईडीज हैं, तो भाई जिस ईमेल आईडी के ऊपर मैंने फॉर्म फिल किया है, उस ईमेल आईडी के ऊपर आपने पर्टिकुलरली अपना यहाँ पे एंटर करना है, फिर स्टार्ट कर दोगे। जब आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब टेस्ट स्टार्ट कैसे होगा? सबसे पहले आपके पास इंस्ट्रक्शंस आएंगी कि लिखा हुआ आएगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, तो आपने इन इंस्ट्रक्शंस को बहुत गौर से पढ़ना है। रिमेंबर दिस थिंग, 100 मार्क्स के आपके पास 100 नंबर ऑफ एमसीक्यूज होंगे, और आपको जो टाइम लिमिट गिवन होगी वो यहाँ पे लिखी हुई होगी 120 मिनट्स, सही है ना? अब मस्ट बी फिनिश इन वन सिटिंग, यानी कि इसका मतलब क्या है कि भाई ऐसा नहीं है कि आप बीच में कहीं उठ के जा सकते हो और बाद में आके करो, ऐसा नहीं है। और एनईटी के टेस्ट के जो पासिंग नंबर है वो 50 है, यानी कि 100 में से जिस बच्चे ने 50 या 50 से अबव नंबर लिए, वो एनईटी के टेस्ट में पास कंसीडर होगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि चारों सेक्शंस के अंदर आप कितने नंबर लेते हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज आपके पास केमिस्ट्री है, मैथ्स है, इंग्लिश और फिजिक्स का पोर्शन है, तो भाई हर सेक्शन 25 नंबर का है। मगर अगर लेट सपोज एक बच्चा है, उसने फॉर एग्जाम्पल मैथ्स के अंदर 8 नंबर स्कोर करे, बाकी सेक्शन में अच्छे नंबर स्कोर कर लिए, तब भी वो पास कंसीडर होगा अगर 50 प्लस नंबर उसके आ रहे हैं। तो आपको किसी इंडिविजुअल सेक्शन को जरूरी नहीं है कि आप 12.5 अबव लो तब पास होगे, नहीं, आपको टोटल नंबर जो लेने हैं 50 प्लस लेने, तो आप पास होगे। मगर रिमेंबर दिस थिंग कि भाई 50 नंबर का टारगेट नहीं रखिएगा, क्योंकि 50 नंबर के ऊपर आपको कोई भी फील्ड नहीं मिलेगी। सिंस एनईडी की मेरिट क्राइटेरिया क्या है? एनईडी का मेरिट क्राइटेरिया है 50% टेस्ट इंक्लूड होगा और 50% आपका इंटर या ए लेवल्स काउंट हो रहा होगा। इसका मतलब ये है कि भाई अगर आपने कम नंबर स्कोर करे टेस्ट के अंदर, तो आपका जो मेरिट होगा वो कम बनेगा और आपको कोई भी फील्ड ऑफर नहीं हो रही होगी, सिंस एनईडी में कंपटीशन बेतहाशा होता है। तो आपने ये चीज जहन में रखनी है कि आपने मैक्सिमम नंबर स्कोर करने। आई विल बी टेलिंग यू कि हाउ यू कैन स्कोर द मैक्सिमम नंबर्स, फिलहाल आपने ये चीज ध्यान में रखनी है। दूसरे नंबर के ऊपर एनईडी के टेस्ट के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इन इंस्ट्रक्शंस के अंदर सारी बातें लिखी हुई होंगी, आपको इंस्ट्रक्शन जब मिलेंगी। सेकंड नंबर के ऊपर अगर आप किसी भी एमसीक्यूज को अनअटेम्प्ट छोड़ते हो, उसके भी कोई नंबर कट नहीं होंगे, सही है ना? ये दो बातें मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब देखो जब आप ये करोगे ना, तो आपका स्टार्ट हो जाएगा टेस्ट, मगर उससे पहले सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोबाइल फोन अलाउ नहीं है। अगर आप मोबाइल फोन लेकर जाते हो, तो फिर आपने जो आपकी लैब इंस्ट्रक्टर है, आपने उसके पास वो जमा करवाना होगा। अगर कोई स्टूडेंट चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, कोई मोबाइल को यूज करते हुए पकड़ा गया, या फिर वो टेस्ट से सॉफ्टवेयर से बाहर आके कोई गूगल शूगल करते हुए पकड़ा गया, तो उसी वक्त बेटा आपका एनआईसी भी जब्त होगा और साथ साथ आपको एनईडी के अंदर हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। रिमेंबर दिस थिंग, एनईडी की पॉलिसी इस हवाले से बड़ी स्ट्रिक्ट होती है कि भाई अगर आप पकड़े गए चीटिंग करते हुए, अगर आप पकड़े गए किसी को बताते हुए, तो भाई उसका भी टेस्ट कैंसिल होगा, आपका भी टेस्ट कैंसिल होगा। तो आप सिंपल अपने साथ ज्यादती कर रहे हो मेरे नजदीक। आई विल बी रिकमेंडिंग यू कि बेटा कोई आपका कितना ही गहरा दोस्त क्यों ना हो, आपको वो पिन चुभोए कुछ भी कहे कि उसको बता दो, कुछ भी कर दो, आपने उसकी तरफ देखना भी नहीं है। याद रखिएगा, अगर दो बंदे एक साथ बैठ के टेस्ट भी दे रहे हैं ना, तो भाई दोनों के नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये हाशिम मैं हूं और ये मेरा दोस्त कोई उमैर बैठा हुआ है, तो भाई अगर मैं इससे पूछूंगा ना पांचवें क्वेश्चन का, यार जरा आंसर बता मैथ्स वाले, तो उसका पांचवा क्वेश्चन और आपका पांचवा क्वेश्चन मैथ्स का डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि देखो एनईडी का जो कंप्यूटराइज टेस्ट होता है, किसी भी यूनिवर्सिटी का कंप्यूटराइज टेस्ट होता है, वर्किंग कैसे करता है जरा उसको समझो। कि भाई एनईडी ने अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, अपना क्या बनाया हुआ है? एमसीक्यूज बैंक बनाया हुआ है। और भाई जो भी बच्चा जाके, जब आप अपना आईडी पासवर्ड डालोगे ना, तो आपके कंप्यूटर के ऊपर उस एमसीक्यूज बैंक से
कोई भी 100 क्वेश्चंस आपके सामने शो हो रहे होंगे। वो 100 क्वेश्चंस कैसे डिवाइडेड होंगे? 25 मैथ्स के, 25 केमिस्ट्री या कंप्यूटर के, 25 इंग्लिश के, 25 फिजिक्स के। तो भाई आपके साथ जो बंदा बैठा होगा ना, उसको रैंडमली ये एमसीक्यूज बैंक अपनी तरफ से 100 एमसीक्यूज देगा। तो भाई हर बच्चे का पेपर दूसरे बच्चे से डिफरेंट होगा। यानी कि भाई एक एक साथ अगर हजारों बच्चे एनईटी के अंदर पेपर दे रहे होंगे, तो सबका पेपर दूसरे से डिफरेंट होगा। ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन सिमिलर भी होंगे, कुछ कॉम्प्रिहेंशन सिमिलर भी हो सकते हैं, मगर कहने का मकसद क्या, ऑल एंड ऑल जो कंप्लीट पेपर होगा ना, वो सबका डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं होगा इसके बाद पेपर ए है तो इसके बाद पेपर बी होगा, इसके बाद सी होगा, इसके बाद डी होगा, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि भाई कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर एक बना हुआ है, उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन डले हुए हैं, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन का बैंक बना हुआ है। और जो भी बच्चा जाके अपना आईडी पासवर्ड डालता है, तो वो जो सॉफ्टवेयर है ना, वो उसको अपने पास से कोई भी 100 क्वेश्चन शफल करके दे देता है। उन 100 क्वेश्चन के अंदर 25 फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के होंगे। तो ऐसा भी बहुत दफा होता है कि बच्चा आके बताता है कि सर मेरे मैथ्स के अंदर कंसेक्यूटिव 6 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के आ गए, कंसेक्यूटिव 6 क्वेश्चन मैट्रिसेस के आ गए, कंसेक्यूटिव 4 क्वेश्चन रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के आ गए, सर केमिस्ट्री में पूरा पोर्शन थ्योरेटिकल आ गया, या फिर केमिस्ट्री में पूरा पोर्शन न्यूमेरिकल बेस्ड आ गया, या फेडरल कॉन्सेप्ट ज्यादा आ गया। तो भाई रिमेंबर दिस थिंग, ये चीज जहन में रखिएगा कि अगर आप चीटिंग करने की कोशिश करोगे ना, तो जहन में रखिएगा हर बच्चे का पेपर दूसरे से डिफरेंट होगा। दूसरे नंबर के ऊपर बेटा, ये आपकी प्रोफेशनल जिंदगी का सवाल है। मैं हमेशा एक बात बच्चों को बताता हूं कि भाई ये प्रोफेशनल जिंदगी का सवाल है, इसके अंदर चीटिंग वगैरह करके अपने आप को क्यों बदनाम कर रहे हो? बेटा इसके अंदर अगर आप चीटिंग कर रहे हो, अगर आप गलती से पकड़े गए, अल्लाह ना करे, तो भाई आपके जो है ना कैरियर पे एक दाग लग जाएगा, फजूल के अंदर एक लंबी होगी, और आपका बिल्कुल ही आप बैन हो जाओगे एनईडी से। खैर वापस आते हैं। अब जब अब देखो बेटा, जब स्टार्ट के ऊपर आप क्लिक कर दोगे, तो आपका टेस्ट क्या हो जाएगा? स्टार्ट, एंड बूम, आपका टेस्ट हमारा स्टार्ट हो गया। अब देखो जब टेस्ट स्टार्ट होगा ना, सबसे पहले ऊपर अगर आप गौर से देखो, तो यहाँ पे आपके पास टाइम लिमिट शो हो रही है कि भाई टाइम कितना रहता है। फॉर एग्जाम्पल एनईडी का टेस्ट, एनईडी का टेस्ट कितने आवर्स का है? 2 आवर्स का। तो आपके पास जैसे ही आप टेस्ट स्टार्ट करोगे, आपके पास क्लॉक शो हो जाएगी कि भाई अभी 1 घंटा 19 मिनट और 58 सेकंड रहते हैं, फिर 57, 56 एंड सो ऑन। तो यानी कि ऊपर आपके पास लिमिट आ रही होगी। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हुए कि लेट्स सपोज ये पहला क्वेश्चन है, क्योंकि 100 क्वेश्चंस का पेपर होता है, तो यहाँ पे लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 1 आउट ऑफ 100। सही है। जो भी आपका पहला पोर्शन होगा, ये उसके बारे में लिखा हुआ है कि लेट्स सपोज मेरा पहला पोर्शन अगर इंग्लिश का आ रहा है, तो आपके पास ये सिंपल ये लिखा हुआ है कि भाई इंग्लिश लेवल 1। अगला पोर्शन अगर फिजिक्स का होगा, तो आगे लिखा होगा फिजिक्स लेवल 2। यानी कि भाई लेवल का मतलब क्या है? नंबर ऑफ सब्जेक्ट के भाई, पहला सब्जेक्ट अगर आपके पास इंग्लिश आया तो लेवल 1 है, फिर फिजिक्स एंड सो ऑन। कहने का मकसद ये है भाई, अगर आप इंग्लिश को पहले अटेम्प्ट नहीं करना चाह रहे, तो आप नेक्स्ट 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 क्लिक करके आगे भी मूव कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप इंग्लिश से स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो इंग्लिश का एमसीक्यू देखो ऐसे करके आ रहा है, अनलाइक द मिसलीडिंग टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री द बायोग्राफी वाज डैश। अच्छा, इसके बाद देखो आगे क्या है। अब जब मैं नेक्स्ट करूंगा ना, मैं इस पर्टिकुलर किसी भी एमसीक्यूज के ऊपर टिक करता हूं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे टिक करा फॉल्स के ऊपर, मैंने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, तो मेरे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे टाइम मेरा साथ साथ चलता जाएगा। अब ये क्वेश्चन कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? दूसरा क्वेश्चन है। अब जब ये दूसरा क्वेश्चन आ रहा है ना, तो मुझे बता रहा है कि भाई ये सेकंड क्वेश्चन है आउट ऑफ 100 का। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है आउट ऑफ 100, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि भाई इंग्लिश लेवल 1 है, यानी कि भैया ये आपका पहला पोर्शन इंग्लिश का चल रहा है। और इसमें लिखा हुआ है चूज द अल्टरनेट क्लोजिंग इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड टू द फॉलोइंग सेंटेंस, इग्नोरिंग समथिंग विल नॉट मेक इट गो। यानी कि सिंपल इंग्लिश का आ रहा है, और इसके अंदर इंग्लिश का मतलब क्यों पूछा जा रहा है। कहने का मकसद क्या है कि देखो यहाँ से अगर आप चाहो तो लेट्स सपोज मैं ऑप्शन नंबर सी पे टिक करता हूँ, मगर मैं क्लियर सिलेक्शन पे अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं क्लियर सिलेक्शन पे टिक करूंगा, रिमूव हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली किसी और ऑप्शन पे टिक कर दोगे, तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि भाई आप वापस पिछले क्वेश्चन को जाके देख सको, तो प्रीवियस का ऑप्शन भी मौजूद है, और नेक्स्ट करके आप स्किप भी कर सकते हो, या फिर आप टिक करने के बाद भी नेक्स्ट कर सकते हो। दोनों चीजें आपको अलाउ होंगी। आप स्किप करके प्रीवियस के ऊपर जा सकते हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप अगर आगे बढ़ गए तो पिछला एमसीक्यू नहीं दे सकते, ऐसा नहीं होगा। आप पिछला एमसीक्यू दे सकते हो। अच्छा, सिमिलरली देखो अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आ गया। अच्छा, एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो मैंने यहाँ पे डिफाइन करी है आपको, कि भाई एनईडी के सॉफ्टवेयर से मैंने निकाली है, कि भाई आप जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते जाओगे या स्किप करते जाओगे, आपके पास वो सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे होंगे। आपके पास जो नीचे है ना, आपके पास नीचे तमाम क्वेश्चन शो हो रहे होंगे, ना सिर्फ वो क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट कर लिए, बल्कि वो क्वेश्चन भी जो आपने अटेम्प्ट नहीं करे। नीचे देखो, जैसे पहला एमसीक्यूज था, मुझे शो हो रहा है। अभी मैं ऑल्दो दूसरे एमसीक्यूज के ऊपर मौजूद हूं, मगर मुझे तीसरा एमसीक्यूज भी नीचे दिख रहा है कि तीसरा इसके बाद वाला एमसीक्यूज कैसा है। सारे एमसीक्यू में दिख रहे होंगे। सिमिलरली देखो, लेट सपोज अगर आपके पास कॉम्प्रीहेंशन आता है, तो कॉम्प्रीहेंशन अगर आएगा, तो एक बड़ा सा कॉम्प्रीहेंशन गिवन होगा आपके पास इस तरीके से कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन आ रहा है। तो भाई अगर कॉम्प्रीहेंशन आ रहा है, तो देखो इसके कितने नंबर का कॉम्प्रीहेंशन आ रहा है? 5 नंबर का। यानी कि 5 एमसीक्यूज होंगे इस कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर। कैसे कि देखो यहाँ पे सिंपल तरीके से मेरे पास ये 5 एमसीक्यूज आ रहे हैं कॉम्प्रीहेंशन के। मुझे क्या करना होगा? मुझे बारी बारी एमसीक्यूज को देखना होगा, इनके ऑप्शंस को। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर ने, एनईटी वालों ने अपने पूरे पांचों क्वेश्चंस को लिख दिया। यहाँ पे टिक नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शंस गिवन होंगे इस तरीके से कि भाई मैच द ऑप्शंस बिलो। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, तो मैं किसी एक पे सेलेक्ट करूंगा इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर मुझे सेलेक्ट करना है, तो भाई मैं ऊपर से जाके पहले पढ़ूंगा कि लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 1 क्या था। द पैसेज प्राइमरीली डिस्कसेस द पाइपलाइन, अलास्का पाइपलाइन वाला एनईटी के अंदर वैसे भी बहुत आ रहा होता है, तो मैंने इसको
डाला हुआ है पीडीएफ फाइल के अंदर, पढ़ लीजिएगा इसको, एनईडी में बहुत आ रहा होता है। तो भाई लेट सपोज पहला क्वेश्चन का कह रहा है ये पैसेज किसको डिस्कस कर रहा था, आपने पैसेज पूरा पढ़ा, आपको समझ में आया कि भाई ये ऑपरेटिंग कॉस्ट को कर रहा है, एम्प्लॉयज को कर रहा है, कंज्यूमर्स को कर रहा है, कंस्ट्रक्शन को कर रहा है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पे आऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, मेरे पास इस तरीके से बार ओपन हो जाएगा, ऑप्शन डी, बी, ए, सी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप किसी भी टिक कर दो, आप बी पे टिक कर दो फॉर एग्जांपल, तो बी आपका यहाँ पे मार्क हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ोगे, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ोगे, 4 को पढ़ोगे, सी को, 5 को पढ़ोगे एंड सो ऑन। सही है ना? इस तरीके से आपने जब पांचों को अटेम्प्ट कर लोगे फिर आगे बढ़ जाओगे। हमेशा याद रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते जाओगे वो इस तरीके से आपको नीचे शो हो रहा होगा, और जो अटेम्प्ट नहीं करे वो भी शो हो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर लिया, तो ये रेड से देखो हाईलाइटेड है, ये रेड से हाईलाइटेड है। जितने क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करता जाऊंगा नीचे समरी के अंदर मुझे वो तमाम क्वेश्चन दिखते जाएंगे। अगर मैं क्वेश्चन को इजीली मार्क कर रहा हूं यानी कि वो मुझसे मैंने मार्क कर दिया तो रेड से शो होगा, और जिन क्वेश्चंस को मैंने लेफ्ट आउट करा है वो देखो ये ब्लैक कलर से शो हो रहे हैं कि ये क्वेश्चन रहते हैं। तो आप वापस से इस पे क्लिक करके इस क्वेश्चन को ओपन कर सकते हो, और फिर वापस नीचे जाके अगले क्वेश्चन को ऊपर मूव कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली समरी को ओपन करके नीचे साथ साथ समरी आपको शो हो रही होगी, डिस्प्ले प्रीवियसली व्यूड क्वेश्चन, ये समरी पूरी आपको शो हो रही होगी। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके पास पूरी समरी आ जाएगी। सिमिलरली देखो मेरे पास लेट सपोज अगर मैथ्स का सेक्शन होगा, तो भाई मैथ्स के सेक्शन में देखो क्या हो रहा है, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये 13 क्वेश्चन आ रहा है, कौन से में से 57 के ऊपर से। अच्छा यहाँ पे इन्होंने चेंज नहीं करा और बात वही है कि भाई देखो यहाँ पे मेरे पास लेट सपोज 13वां क्वेश्चन आ रहा है ये मैथ्स का, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा भाई 13 क्वेश्चन है, 25th क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आ रहा है। ये तो एक सैंपल इन लोगों ने डिजाइन करा हुआ है बच्चों की गाइडेंस के लिए, तो मैं आपको खाली वो दिखा रहा हूँ। अच्छा ये क्वेश्चन वैसे बाय द वे पेपर में बहुत आता है मैथ्स का, तो भाई अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल मैट्रिसेस का क्वेश्चन आ रहा है, तो आपने सिंपल तरीके से अपनी रफ शीट के ऊपर इसको सॉल्व किया, तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, तो मैं नेक्स्ट कर दूंगा इस पर टिक करने के बाद, सही है ना? इसमें मैं कर दूंगा। अच्छा इसी तरीके से मेरे पास फिजिक्स का क्वेश्चन आ रहा है, ओम्स लॉ का जो भी क्वेश्चन आ रहा है, तो मैंने इसको पढ़ा, बारी बारी आपने क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते जाओगे। जो मुश्किल क्वेश्चन होते हैं रिमेंबर दिस थिंग, उस पर टाइम जाया नहीं किया जाता, उनको स्किप कर दिया जाता है। इस तरीके से आपके पूरे पेपर के अंदर चारों सेक्शन अटेम्प्ट होंगे। यानी कि देखो केमिस्ट्री लेवल 3 आ रहा है, मैं आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने वहां पे बताई थी ना कि देखो आपके पास जो भी आपका सब्जेक्ट होगा ना उसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि लेट सपोज आपके पास लेवल 1 इंग्लिश है, फिर लेवल 2 मैथ्स या फिजिक्स होगी, फिर लेवल 3 केमिस्ट्री और लेवल 4 आपके पास चौथा सब्जेक्ट होगा। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई जो भी आप सब्जेक्ट चल रहा होगा ना, तो यानी कि फिजिक्स अगर चल रहा है तो फॉर एग्जांपल दूसरा सब्जेक्ट आपने दूसरा सेक्शन अटेम्प्ट करो तो लिखा होगा लेवल 2, तीसरा सेक्शन अटेम्प्ट करो तो लिखा होगा लेवल 3 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से देखो ये चीज चलती जाएगी। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब जरा बात करते हैं कि भाई टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है। ये तो मैंने आपको बेसिक एक बता दिया कि टेस्ट होगा कैसे, टेस्ट दिख कैसे रहा होगा। असल चीज क्या है कि भाई इस टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो ये चीज तो आपको कोई भी बता देगा टेस्ट आएगा कैसे, मगर एज एन एप्टीट्यूड टीचर हु इज प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम द लास्ट 8 ईयर एंड 10 ईयर्स, मेरा ये मानना होता है कि बच्चे को सबसे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना है जो कि स्ट्रेटेजी है, कि देखो टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि आपका नॉर्मल इंटर या ए लेवल्स की तरह का टेस्ट नहीं है कि आपने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, फिर दूसरा करा, फिर तीसरा करा, फिर चौथा करा, फिर पांचवा करा, फिर छठा करा, फिर सातवां करा, अगर आठवें में फंस गए तो बैठ के सोच रहे हो। ऐसी फनकारी नहीं करनी एप्टीट्यूड के अंदर। खुदारा ये बात अपने जहन में रखो कि एप्टीट्यूड बहुत डिफरेंस होता है तुम्हारे एनईटी तुम्हारे इंटर या ए लेवल से। आपने करना क्या है, आपने हमेशा पहले उस सेक्शन को चूज करना है जो आपका सबसे स्ट्रांग हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छा लगता है तो भाई ये नेक्स्ट करने का ऑप्शन मौजूद है, आप नेक्स्ट कर करके मैथ्स के सेक्शन पे चले जाओ, या फिर डायरेक्टली नीचे आपके पास ये समरी शो हो रही होगी, आप डायरेक्टली मैथ्स के ऑप्शन पे जाओ और यहां पे जाके इस तरीके से टिक कर दो। यहां पे जाके इसके ऊपर टिक करोगे आप डायरेक्टली इस मैथ्स के एमसीक्यू पे चले जाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैथ्स का आ रहा है तो डायरेक्टली जाके इस पर टिक करोगे। लेट सपोज देखो मेरे पास मैथ्स का सेक्शन आ रहा है, मैं डायरेक्टली जाके उस पर टिक करूंगा, तो मैं सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा मैथ्स के ऊपर पहुंच जाऊंगा। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई जो सेक्शन आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है आपने उसको चूज करना है। ये बात मैं क्यों कहता हूं बच्चे से, उसको समझ लीजिए, उसको खुदारा अपने जहन में लेकर आ जाइए। क्यों? क्योंकि देखो मेरा प्यारा बेटा एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम। आपके पास 100 एमसीक्यूज गिवन है, आपको अटेम्प्ट करने 120 मिनट के अंदर, यानी कि पर मिनट ऑन एवरेज आपके पास एक एमसीक्यूज के लिए 1 मिनट का टाइम है। ये जो लास्ट के 20 मिनट्स होंगे ये आपका खाली जो मुश्किल एमसीक्यूज है उनको देखने का टाइम है। तो अपने जहन में बस एक चीज क्लियर रखो कि यार आपको एक एमसीक्यूज को सिर्फ 1 मिनट का टाइम रखना है। अच्छा बच्चा वो होता है जिसके हाथ में घड़ी हो। मैं अक्सर वो पेशतर एप्टीट्यूड सेंटर्स के अंदर विजिट करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एनईडी के अंदर। जैसे मैंने कहा कि भाई एनईडी के जो टीचर्स के बच्चे होते हैं ना बेटा, वो भी मुझसे आके पढ़ रहे होते हैं, इंक्लूडिंग रजिस्ट्रार्स एंड सो ऑन। सो अल्हम्दुलिल्लाह एनईडी के अंदर मेरे विजिट बड़े होते हैं, तो मैं अक्सर देखता हूँ कि भाई एनईडी के अंदर होता क्या है कि अक्सर बच्चे किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर क्या होता है, किसी भी फास्ट के अंदर आईबीए के अंदर जो एप्टीट्यूड का बच्चा बैठा होता है, इतना मेच्योर बच्चा होता है माशाल्लाह से, वो अपने
टेस्ट के दौरान जो है ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बार बार टीचर से पूछते हैं, सर वो टाइम क्या हो रहा है, सर वो टाइम क्या हो रहा है। अल्लाह के प्यारे बंदे, इस बात को ऐसे सोचो कि यार अगर उस एग्जामिनर ने तुमसे मजाक कर दिया, तुम्हें टाइम आगे पीछे बता दिया, फिर उस एग्जामिनर की घड़ी खराब हुई, 10 मिनट आगे 10 मिनट पीछे हुई, उसने अगर तुम्हें टाइम गलत बता दिया और तुम्हारा तो बेटा पूरा का पूरा पेपर पड़ गया। तो भाई टाइम के ऊपर किसी का भरोसा नहीं करना, अपनी घड़ी पहन के जाओ। 10 रुपए की 100 रुपए की घड़ी पहन लो। घड़ी का बेसिक मकसद जो है ना आपको टाइम दिखाना होता है। अल्लाह आपको रोलेक्स भी देगा इंशाल्लाह ताला अगर मेहनत करोगे। मगर अभी फिलहाल जो भी घड़ी अवेलेबल है उसको लाजमी पहन के जाओ। आपके पास एक एमसीक्यूज के ऊपर ऑन एवरेज 1 मिनट का आपको टाइम देना है। जिस एमसीक्यूज के ऊपर मुश्किल आपको फेस होती है। अच्छा, मैं एक और चीज जो अक्सर महसूस करता हूँ जब मैं एनईडी विजिट करना हो या फास्ट या नस्ट या कहीं पे भी है, किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम को जब मैं देखता हूँ, मॉनिटर करता हूँ, मैं अक्सर देखता हूँ कि यार कुछ बच्चे जो है ना बहुत खामोशी से जो है ना कुछ सोच रहे हैं, हाथ पे हाथ रख के कुछ सोच रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे। जब मैं उनके पास जाता हूँ ना, मैं उनसे पूछता हूँ कि बेटा क्या पाकिस्तान को एक और दफा बनाना है आपने? तो वो कहते हैं नहीं सर, असल में जो है ना वो एमसीक्यूज में मैं फंस गया हूँ। इस एमसीक्यूज को मैंने कभी पढ़ा था सर, वो कल ही पढ़ा था, बट जहन में नहीं आ रहा सर, वो जहन में नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे सॉल्व होगा। तो मैं उनसे कहता हूँ कि बेटा मैं आपको गाँव तकिया भी ला के दे देता हूँ, उसके पीछे रीजन क्या है? देखो एमसीक्यूज, अगर आप एक एमसीक्यूज आपको नहीं आता ना, आप उसको बैठ के सोच रहे हो, तो इसका मतलब आप ब्लंडर मार रहे हो। गलती से बड़ी चीज होती है ब्लंडर। ब्लंडर कहते हैं ऐसी गलती जो कि बहुत बड़ी हो। क्योंकि देखो आप एक एमसीक्यूज के पीछे आप अपने बाकी के 90 नंबर या अपने 100 नंबर या अपने 150 नंबर अपनी जिंदगी को दांव पे लगा रहे हो। भाई अगर एक एमसीक्यूज याद नहीं आ रहा ना, तो उसके ऊपर 2 दफा लानत को भेजो और आगे बढ़ जाओ। फिलहाल के लिए उसको छोड़ दो, जब बाद में आपको टाइम मिलेगा ना, तो उस टाइम के अंदर आप बैठ के उसको कायदे आजम या अल्लामा इकबाल बन सकते हो। मगर अगेन पेपर के अंदर अल्लामा इकबाल नहीं बनना होता। अगर एक एमसीक्यूज आपको याद नहीं आ रहा, देखो एक ह्यूमन साइको है, मैं भी आपकी तरह का इंसान हूं। आई हैव आल्सो गिवन द आईबी एग्जाम एट माय टाइम, आई हैव आल्सो गिवन द एनईडी एग्जाम, मैं आपकी तरह का इंसान हूं। तो भाई होता है, इंसान हूं, इंसान के अंदर होता ही है कि यार आप बहुत दफा कोई टॉपिक पढ़ते हो और वो टॉपिक आप वहां पे जाके भूल जाते हो। आपके जहन में इतनी परेशानी होती है कि यार अम्मा अब्बा की ख्वाहिश है एनईडी में जाना, या मेरी ख्वाहिश है इंजीनियरिंग करना, या मेरी ख्वाहिश है नर्स में जाना है, फास्ट में जाना, या सर ये इतने सारे बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, यार देखो ये कितनी अच्छी फैमिली का आया हुआ है, यार देखो ये तो इतना अमीर आया हुआ है, ये तो इतना गरीब आया हुआ है। बहुत सारे ख्यालात जहन में चल रहे होते हैं। तो भाई आपने उन ख्यालों के ऊपर ध्यान नहीं देना। या फिर मैं हूं कादरी सुन्नी वाली जो मीम्स होती हैं वो भी आपके जहन में चल रही होंगी। इस तरह की जो शी शॉक चौक चौ वाली मीम्स होती हैं वो सारी की सारी आपके जहनों में चल रही होंगी। तो भाई आपने अपने जहनों पे सोचना नहीं है। जिस क्वेश्चन पे फंसने की कोशिश कर रहे हो उसको स्किप करना है, खुदारा स्किप करना है। एप्टीट्यूड की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी ये होती है कि भैया आपको जहां पे डिफिकल्टी फेस हो, जिस क्वेश्चन में डिफिकल्टी फेस हो, उसको फिलहाल स्किप कर दो। हमेशा पेपर का आगाज करो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन से। खुदारा किसी दूसरे की तरफ आंख उठा के भी ना देखो। आपको बहुत सारे फनकार मिलेंगे, कोई नीचे से आपको लात मारेगा, कोई हिलाने की कोशिश करेगा, कोई रबड़ फेंकेगा कि यार ये एमसीक्यूज का आंसर बता दे। बेटा ये आपकी जिंदगी का सवाल है। अगर वहां पे आपकी कोई खास खातून भी बैठी हो या खास मर्द भी बैठे हो, आपने उनकी तरफ भी नहीं देखना। रिमेंबर दिस थिंग, जिंदगी में किसी मुकाम पे पहुंच जाओगे ना बेटा, सारी जिंदगी के जो बिछड़े हुए दोस्त है ना, ये जिन्होंने आपको छोड़ दिया, वो खुद आपके पास चल के आएंगे मुंह के बल। और अगर कहीं पहुंच नहीं सकोगे ना, तो बेटा आज जो तुम्हारा सबसे फेवरेट दोस्त है ना, वो भी तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। बहुत रियलिटी चेक दे रहा हूँ बेटा, बहुत रियलिटी चेक दे रहा हूँ। तो भाई कुछ बन जाओगे तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, कुछ नहीं बन सकोगे ना तो कोई मुंह भी नहीं लगाएगा। तो भाई अगर कोई दोस्त भी बैठा हो ना, कोई आपको पिन करे, कोई आपको कोनी मारे कि यार ये क्वेश्चन का आंसर बता दो, आपने नहीं देखना। आपने अपने टेस्ट पे फोकस करना है। द मोमेंट यू आर you will be seeing away from the screen, the moment you are losing your interest in the test, the moment you are losing your confidence, the moment you are losing कि भाई अपनी आप जो भी आपका कंसंट्रेशन होगी, आप उसको आप लूज अप कर रहे हो। कहने का मकसद क्या है? तो बेटा देखो कहने का मकसद क्या है कि प्रेशर जो दुनिया में होता है ना, सबसे खास और सबसे बुरी चीज होती है। प्रेशर आपको लोगों को देखकर भी होगा, प्रेशर आपको ये देख के भी होगा यार ये कितने एमसीक्यू सॉल्व कर रहा मैं नहीं कर रहा। तो इसीलिए मैं हमेशा बच्चे से क्या कहता हूँ कि भाई प्रेशराइज होकर बच्चा अक्सर बड़ी बड़ी गलतियां करता है। सिंपल डेरिवेटिव अप्लाई नहीं कर पाता, बहुत दफा सिंपल फिजिक्स का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाता, अगर प्रेशर वो गेन कर ले। अगर वो देखता है ना कि यार 30 मिनट हुए और 30 मिनट के अंदर मैंने अभी तक सिर्फ 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है, तो आपको प्रेशर होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए प्रेशर को कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है कि हमेशा पेपर का आगाज वहां से करो जो आपके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन है। फॉर एग्जाम्पल आपको लेट सपोज कुछ बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, अगर आपको इंग्लिश स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन है, इंग्लिश से स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर लेट सपोज मेरे पास पेपर के अंदर पहला सेक्शन मैथ्स आ रहा है, तो भाई कोई मसले की बात नहीं, आप नेक्स्ट 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 करते जाओ और आप इंग्लिश के पोर्शन में पहुंच जाओगे। आप इंग्लिश से अपना पेपर स्टार्ट करो, अगर वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है। अगर केमिस्ट्री या कंप्यूटर आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है, बाय द वे कंप्यूटर के पास पेपर्स आई एम प्रिपेयरिंग, कंप्यूटर के पास पेपर का सॉल्यूशन जो मेरे बैच के स्टूडेंट्स हैं और जो नहीं भी हैं उनके लिए इंशाल्लाह ताला, तो वो बहुत जल्द मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो वो बच्चे जो कंप्यूटर के परेशान चल रहे हैं, आपको होने की जरूरत नहीं है। खैर वापस आते हैं। तो भाई जो भी आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन है उससे अपनी बात का आगाज करो, नेक्स्ट करते करते आगे चले जाओ। और अगर आप वापस किसी पिछले क्वेश्चन पे जाना चाहते हो और पिछले किसी सेक्शन पे जाना चाहते हो, तो आपके पास नीचे जहां पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, वहां पे नीचे डिस्प्ले प्रीवियस व्यूड क्वेश्चंस होंगे। तो वहां पे क्या होगा, जितने क्वेश्चंस को आप व्यू कर चुके हो ना, जितने क्वेश्चंस को आप व्यू कर चुके हो, यानी कि जो नेक्स्ट 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 करके आगे बढ़ते गए हो, तो वो आपके पास नीचे शो हो रहे होंगे। इसका मतलब क्या, मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि भाई जितने
क्वेश्चंस को आप नेक्स्ट करते जाओगे ना, वो आपके पास नीचे सारी डिटेल में शो हो रहे होंगे। तो भाई इसका एक आसान तरीका ये होता है कि जैसे ही आप पेपर स्टार्ट करो ना, लेट सपोज अभी आपने पेपर स्टार्ट करा है, तो नेक्स्ट करते 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 100 क्लिक्स कर दो। 100 क्लिक्स करने से क्या होगा कि सारे क्वेश्चन आपके पास डिस्प्ले प्रीवियसली व्यूड क्वेश्चंस के अंदर आ जाएंगे, और जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे होंगे वो रेड से शो होंगे, जो नहीं अटेम्प्ट करे होंगे ब्लैक से, क्योंकि अभी आपने स्टार्टिंग में ही काम कर दिया होगा। इससे फायदा क्या होगा कि आपके ऊपर डायरेक्टली पूरी लिस्ट आ जाएगी, फिजिक्स की, मैथ्स की, केमिस्ट्री की, कंप्यूटर की, इंग्लिश की, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं। उससे फायदा ये होगा कि भाई आप बारी बारी अपने पसंद के सेक्शन को जा सकते हो। लेट सपोज मैं कहता हूं कि यार नहीं, मुझे तो मैथ्स के सेक्शन पे जाना है, तो मैं 7 के ऊपर जाऊंगा, मैथ्स का सेक्शन फॉर एग्जांपल स्टार्ट हो गया। अब मैं मैथ्स को पहले अटेम्प्ट कर लूंगा, मैथ्स मेरा फेवरेट है। उसके बाद फिर सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन के ऊपर चला जाऊंगा, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कंप्यूटर है, जो भी है मेरे पास। तो भाई पहले आपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन करना है, उसके बाद जो आपको क्वेश्चन सबसे ज्यादा पसंद है किसी भी सब्जेक्ट के, उसके ऊपर जाओ। फॉर एग्जाम्पल मेरा सबसे सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन होता है केमिस्ट्री, मुझे केमिस्ट्री बड़ा पसंद था, तो मैं केमिस्ट्री पे जाऊंगा। फिर मैं जाऊंगा इंग्लिश के ऊपर, या फिर मैं जाऊंगा फिजिक्स के ऊपर, सही है ना? इस तरीके से मेरा ये तरीकेकार होता था, मुझे तो ये चीजें पसंद थी ऐसे। ऑल्दो मेरी इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग थी, आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द आईबीएस सेट, बट द पॉइंट इज दैट कि यार मुझे केमिस्ट्री ज्यादा अच्छी लगती थी, मुझे बिलीव है केमिस्ट्री बड़ी मजा आता था मुझे। तो भाई कहने का मकसद ये है कि मैथ्स मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट थी हमेशा, तो मैंने मैथ्स को पहले अटेम्प्ट कर लिया, फिर केमिस्ट्री कर ली, फिर इंग्लिश कर ली, फिर फिजिक्स कर ली। तो मेरे प्यारे बेटे, रिमेंबर दिस थिंग कि आपने काम कैसे करना है। आपने काम ऐसे करना है कि भाई आपने सबसे पहले नेक्स्ट करते करते तमाम क्वेश्चंस को एक दफा व्यू अप करवा देना है, ताकि वो यहां पे शो हो जाए। अगर आप ये काम नहीं करोगे ना, तो आपके पास सिर्फ वही क्वेश्चन शो होंगे जो आपने नेक्स्ट करते करते आगे किए हैं। तो इसलिए ये वाला काम बड़ा जरूरी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होती है हाउ टू अटेम्प्ट एन एप्टीट्यूड टेस्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन और बच्चों का आता है कि सर हमारा रिजल्ट कब अनाउंस होगा? भाई जिस दिन एनईडी का लास्ट टेस्ट होगा, फॉर एग्जांपल एनईडी का जो लास्ट टेस्ट है राउंड 1 का तमाम स्टूडेंट्स का सिवाय ए लेवल्स के, वो आपके पास हो रहा है 7 मई को। तो 7 मई को जब लास्ट टेस्ट होगा ना, तो उसी दिन रात के 10 बजे तक आपके जो एनईडी का पोर्टल होगा। तो रिमेंबर दिस थिंग, जिस दिन एनईडी का राउंड 1 का लास्ट टेस्ट है, राउंड 1 का लास्ट टेस्ट कब है? 7 मई को। 7 मई को रात के अंदर 9 बजे 10 बजे एनईडी की मेन वेबसाइट के ऊपर कितने बच्चों ने टेस्ट को पास किया, कितने बच्चों ने टेस्ट को फेल किया, पहले तो वो आ जाएगा। उसके बाद विद इन 2 डेज के अंदर, नॉर्मली होता क्या है कि उसी दिन रात के 12 बजे, नहीं तो अगले दिन सुबह 10 बजे तक आपके पोर्टल के ऊपर, जो आपका पोर्टल है ना, स्टेप नंबर 7 स्टेप नंबर 8, वहां पे आपके टेस्ट के मार्क्स शो हो जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, कि भाई आपने मैथ्स में कितना कारनामा अंजाम किया, फिजिक्स में कितना करा, केमिस्ट्री में क्या करा, एंड सो ऑन। तो कहने का मकसद क्या है, जो भी जिस दिन एनईटी का लास्ट टेस्ट होगा, यानी कि राउंड 1 की लास्ट डेट आ रही है 7 मई, तो 7 मई के अंदर रात 9 बजे 10 बजे सबसे पहले वेबसाइट के ऊपर शो हो जाएगा कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए। पूरी पीडीएफ फाइल अपलोड हो जाती है, जिसके अंदर आपके रोल नंबर के हिसाब से लिखा होगा कि भाई आपकी नैया पार लगी है, नैया डूब गई। और सिमिलरली सिमिलरली आपके पास अगले दिन सुबह 10 बजे तक, अगले दिन सुबह 10 बजे तक आपके पोर्टल के ऊपर, आपके ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर आपके मार्क्स भी अपडेट हो जाते हैं कि भाई आपने किस सब्जेक्ट में कितने नंबर स्कोर करे हैं। ये हमारे पास पूरी तरीके कार होता है किस तरीके से आपने एनईडी के टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। रिमेंबर दिस थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिमेंबर दिस थिंग कि एनईडी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 976 स्टूडेंट्स लास्ट ईयर मेरे उनका एनईडी के अंदर एडमिशन हुआ था। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स, कोई भी इंस्टीट्यूट अगर आपसे झूठ बोलता है कि भाई एनईडी के अंदर उसके स्टूडेंट ज्यादा हैं, तो उनको सिंपल सा चैलेंज दे दीजिएगा कि सर हाशिम ने एक ओपन चैलेंज दिया हुआ है कि आप सर हाशिम के साथ एक दफा बस एनईडी विजिट कर लीजिए, कितने लोग उन्हें जानते होंगे और कितने लोग मुझे जानते होंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसके अलावा एनईडी के जितने फेसबुक ग्रुप्स हैं ना, आप वहां पे जाके मेरा नाम ले लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मैं नाम नहीं लेता, बट एनईडी के जो टॉप फैकल्टी मेंबर्स हैं ना, उन तक के बच्चे मेरे पास आके पढ़ते हैं। रजिस्ट्रार्स ऑफ एनईडी हो गए, या फिर आपके पास चांसलर्स एंड सो डीन्स हो गए, उन तक के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एनईडी में आके पढ़ते हैं। जो एडमिशन कमेटी के हेड्स हैं, उन तक के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बच्चों को टीचिंग करी है फ्रॉम द लास्ट 3 इयर्स के अंदर, वो बच्चे भी मेरे पास आके पढ़ रहे हैं। फ्रॉम द लास्ट 8 इयर्स वी आर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर डिफरेंट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ पाकिस्तान। सो ये मेरा एक छोटा सा रिकॉर्ड है। लास्ट के 4 इयर्स से पोजीशंस हैं, अब्दुल करीम बख्श अंसारी हो, चाहे वो ताहिर हो, चाहे वो शाहजेब हो, चाहे वो कोई भी हो। तो कोई भी स्टूडेंट अगर आपसे झूठ बोलता है ना कि उसके 800 स्टूडेंट्स भी, अगर वो कहता है कि अगर वो क्लेम करता है कि उसको 800 स्टूडेंट्स भी एनईटी के अंदर मौजूद हैं, तो उससे बोलो कि सर हाशिम के साथ आ जाएं, एक दफा एनईटी का विजिट कर लें। होते हैं जो भी एक्सवाईजी होते हैं, उनसे बोले हाशिम के साथ विजिट करें एक दफा। अगर 2 बच्चे भी उन्हें पहचान गए ना, और 4 बच्चे मुझे ना पहचाने, तो फिर आप मुझे बताइएगा। तो बेटा अगर कोई भी बंदा कोई भी फेक कोचिंग सेंटर या महंगा कोचिंग सेंटर या बेकार कोचिंग सेंटर आपसे क्लेम करता है ना कि भाई उसके एनईटी के अंदर 800 स्टूडेंट्स की भी अगर वो क्लेम कर रहे हैं, तो उससे बोले कि भाई सर हाशिम ने ओपन चैलेंज दिया है, आप सर हाशिम के साथ एक दफा एनईटी विजिट कर लें। कितने लोग उन्हें जानते हैं और कितने लोग मुझे जानते होंगे, आपको जाके पता चल जाएगा, सही है ना? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्रांड फेस है एनईटी के अंदर, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स पूरे पाकिस्तान के अंदर भेजने वालों के अंदर मेरा बड़ा कमाल रहा है। और उसके पीछे रीजन मेरा यूट्यूब चैनल भी है, मेरे बैजेस भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह एनईटी के बैजेस के अंदर मेरे सबसे ज्यादा थ्रेशोल्ड रहता है फॉर दी पासिंग का। पास करवाना तो मसले की बात ही नहीं होती ना। असल चीज क्या है, आपको गाइड करना किस तरीके से आप टॉप पोजीशन ले सकते हो, किस तरीके से आप टॉप मेरिट के अंदर स्कोर कर सकते हो। देखो एनईटी का टेस्ट पास करना इज नॉट अ बिग डील, आई ओपनली से दिस थिंग। 50 नंबर लेना कोई बड़ी डील नहीं है, मगर 50 नंबर के ऊपर आपको एनईटी के अंदर घुसने भी नहीं देंगे। आपको
करना क्या है, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर करने हैं। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स कैसे स्कोर किए जाएंगे, मैंने आपको तीनों बातें बता दी, इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है, किस तरीके से टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, सो ऑन। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर कि यार देखो, एनईटी के टेस्ट में 50 नंबर वाला पास होता है, 50 नंबर स्कोर करना, बिलीव मी, अगर आप मेरे शागिर्द हो ना, मेरी शक्ल भी देख के जा रहे हो, आप इजीली कर सकते हो पास, कोई मुश्किल चीज नहीं है उसके अंदर। मगर असल चीज क्या है, असल चीज ये कि यार किस तरीके से आपने टेस्ट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, असल चीज ये कि यार किस तरीके से आपने टॉप पोजीशंस के ऊपर आना है। यार मैं ये इतनी सारी जो बातें करता हूँ ना, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर 42 पोजीशंस थी एनईटी के अंदर। ये कैसे थे बच्चे भाई, ये नॉर्मल बच्चे थे, इनमें से कुछ बच्चे तो इस तरह के थे कि कुछ बैक ईयर के ऊपर बैठे हुए थे, कुछ बच्चे बेचारे ऐसे थे जो इतने मुतवस्सित तबके से बिलोंग करते थे कि वो किसी कोचिंग को क्या अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। रिमेंबर दिस थिंग, बहुत से बच्चे ऐसे थे जो भी मुतवस्सित तबके से बिलोंग करते थे, वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, किसी कोचिंग का नाम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मगर एक चीज उनके पास थी, वो थी मेहनत। तो अगर आप मेहनत करोगे तो डजंट इवन मैटर कि यार आप किसी कोचिंग को अफोर्ड कर सकते हो नहीं कर सकते, आप इजीली टेस्ट को आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आप मेरी बताई हुई तरीके को अमल करते हो। हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि भाई लास्ट मिनट की टिप्स क्या होंगी। देखो मेरी तरफ से एज एन एप्टीट्यूड इंस्ट्रक्टर आप तमाम लोगों के लिए लास्ट मिनट टिप क्या होती है कि तमाम के तमाम फॉर्मूलाज को आपने एटलीस्ट बहुत अच्छे तरीके से जहन में बिठाना है। आपने क्या करना है, तमाम के तमाम फॉर्मूलाज को बहुत तरीके से क्लासिफाई करना है, बहुत तरीके से याद रखना है, बहुत तरीके से उनको जहन में बिठाना है। रिमेंबर दिस थिंग कि फॉर्मूलाज सबसे ज्यादा एनईटी के पेपर के अंदर आते हैं। अगर मैं मैथ्स की बात करूं ना, तो भाई 25 एमसीक्यूज में से कम 4 एमसीक्यूज सिंपल फॉर्मूलाज के होते हैं, ट्रिगोनोमेट्री के, इंटीग्रेशन के, डेरिवेटिव के, एनालिटिकल ज्योमेट्री के। भाई अगर आप मुझसे तालीम हासिल कर रहे हो, आपके मैथ्स में 100% नंबर कंफर्म है, आपको गारंटी दे देता हूँ इस बात की। मेरा जो बच्चा होता है ना भाई, अगर वो मेरी शक्ल देख के भी चला जाए, वो आराम से मैथ्स में 100% नंबर ले सकता है। सेकंड नंबर के ऊपर आपने पास पेपर्स को तमाम कवर करना है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप पहली दफा मेरी ये वीडियो सुन रहे हो या आप पहली दफा मेरी आवाज सुन रहे हो, आपको नहीं पता, तो खुदारा अपने दोस्तों तक ये बात पहुंचाओ कि सर हाशिम ने क्या गाइड करा, ये बहुत जरूरी है। देखो मेरी कोशिश ये होती है कि यार अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को अफोर्ड नहीं भी कर सकते ना, तो आपको मैं गाइड कर दूं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू कि बेटा देखो, मेरे पास जो मेरा बच्चा, मेरा नहीं भी शागिर्द ना, वो भी मेरे लिए मेरा काबिल एहतराम बच्चा है। तो बेटा देखो, अगर तो आपके पास सिंपल तरीके से सबसे पहले नंबर पे फॉर्मुलाज को आपने याद रखना है। दूसरे नंबर के ऊपर जितने एनईटी के पास पेपर्स हैं, स्पेसिफिकली 2020 ऑनवर्ड पेपर्स को लाजमी सॉल्व करके जाओ। मैंने तमाम पेपर्स को पीडीएफ फाइल के अंदर अपलोड करा हुआ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। याद रखिएगा, कुछ बच्चे इतने मम्मी डैडी होते हैं, मेरे पास आके कहते हैं सर वो राइटिंग समझ में नहीं आ रही किसी क्वेश्चन के अंदर, सर ये क्वेश्चन क्या, पता नहीं सर बच्चे ने क्या लिखा हुआ है। बेटा यू मस्ट बी थैंकफुल टू दीज गाइस जिन्होंने आपके लिए अपना टाइम निकाला। यू मस्ट बी थैंकफुल टू दीज गाइस जिन्होंने जब जाके पेपर दिया था, तो आप लोगों के लिए, कि आने वाले बच्चों के लिए के ऊपर उन्होंने एहसान किया था। उन्होंने अपने पेपर के बाद, आने के बाद, जब वापस वो अपने एग्जामिनेशन हॉल से निकले थे, तो घर पे आने के बाद उन्होंने आपके लिए क्वेश्चंस लिख के शेयर करे मुझसे कि सर ये क्वेश्चन आने वाले बच्चों को दीजिएगा, ये हमारे टेस्ट के क्वेश्चन थे। यू मस्ट बी थैंकफुल। रिमेंबर दिस थिंग, पाकिस्तान के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी के ऑथेंटिक पेपर कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि यूनिवर्सिटीज जो होती हैं आपको पेपर यूनिवर्सिटी के बाहर ले जाने की इजाजत नहीं देती। तो जो भी स्टूडेंट जाके पेपर देता है, वो आके अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर करता है, उस एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर पास पेपर्स बनते हैं। तो भाई ये जितनी भी पीडीएफ फाइल जो मैंने डाली हुई है ना, ये सारी रियल टाइम एक्सपीरियंस के ऊपर है। आपको इससे ज्यादा ऑथेंटिक पेपर कहीं नहीं मिल सकते। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन आपको किसी पीडीएफ में समझ में नहीं आ रहा ना, तो भाई 2020 से ऑनवर्ड जितने पेपर थे ना, वो रिपीट हुए हुए हैं। यानी कि 2020 में भी वही क्वेश्चन थे, 21 में भी, 22 में भी, 23 में भी, हो सकता है 24 में भी हो, और हो सकता है 24 के अंदर एग्जामिनर एनईटी जो है अपना क्वेश्चन चेंज कर दे बैंक का। मगर असल चीज क्या है कि भाई आप उन क्वेश्चंस को लाजमी कवर करो। अगर एक क्वेश्चन आपको किसी पीडीएफ में समझ में नहीं आ रहा, तो उसको आप स्किप कर दो फिलहाल, क्योंकि आगे किसी ना किसी पेपर के अंदर वो क्वेश्चन आपको वैसे ही मिल जाएगा। और अगर मैथ्स के हवाले से परेशान हो, तो बेटा मैंने मैथ्स के अंदर तमाम कंप्यूटराइज टेस्ट के पेपर्स को सॉल्व करवाया हुआ है। जितने भी 2020 के ऑनवर्ड पेपर से मैंने सारे सॉल्व करवाए हुए हैं। आपको मेरी प्लेलिस्ट में सारे पेपर्स मिल जाएंगे कंप्यूटराइज टेस्ट के नाम से, उसमें मैंने सारे पेपर्स करवाए हुए हैं। और अब तो मैं 2003 ऑनवर्ड सारे पेपर्स भी तकरीबन सॉल्व करवा चुका हूं। 2014 की वीडियो भी आज इंशाल्लाह आ जाएगी। कहने का मकसद क्या है कि भाई आपने ये काम लाजमी करना है। तीसरे नंबर के ऊपर, अब चूंकि टाइम कम है, तो भाई देखो एप्टीट्यूड के अंदर, ऑल्दो मैं हमेशा बच्चे से कहता हूं प्रॉपर तैयारी करनी। अगर आपने प्रॉपर तैयारी नहीं करी, या अगर आप किसी महंगे और बेकार कोचिंग में बैठे हो, वहां पे ऑब्वियसली समझ में तो नहीं आएगा ना, 10,500 रुपए देके भी बच्चे को समझ में नहीं आता। वो मेरे पास यूट्यूब पे आके पढ़ रहा होता है, बाद में फिर बैच में आता है कि सर वो नहीं समझ में आ रहा, गलती कर दी हमने। तो भाई याद रखिएगा, ये जितने भी महंगे कोचिंग सेंटर्स होते हैं ना, ये आपकी 12-12 9-9 घंटे की क्लासेस ले रहे होंगे, और आपको समझ कख नहीं आएगा वहां पे। उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये कि भाई पहले आपका जाने में टाइम जाया होगा, फिर आने में टाइम जाया होगा। सो भाई उससे बहुत बेहतर क्या होता है, ऑनलाइन मेथड। खुदारा बैठ के यूट्यूब से तैयारी कर लो अपने। अगर लास्ट के डेज के अंदर भी आप किसी कोचिंग के पास जा रहे हो ना, अच्छा कुछ बच्चे तो इतने अल्लाह वास्ते को अभी भी इंटरमीडिएट के रिजल्ट, एडमिशन, इंटरमीडिएट के पेपर्स दे रहे हैं। भाई इंटरमीडिएट के पेपर्स को फिलहाल एक आध दिन के लिए स्किप करो। आपके पास जो 4 या 7 दिन मौजूद है ना, इनके अंदर लग के बैठ के तैयारी कैसे करनी है। तैयारी करने की स्ट्रेटेजी ये है कि भाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करो। जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सबसे पहले कवर करो। साथ साथ एनईटी के पास पेपर्स को उठाओ,
2003 से ऑनवर्ड 2023 तक के, 2003 से ऑनवर्ड तमाम पेपर्स आपको प्रॉपर मिल जाएंगे, 2020 से ऑनवर्ड पीडीएफ वाले जो हैं उनके अंदर से पास पेपर्स को कवर करो। इंग्लिश के लिए हमेशा मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि बेटा इंग्लिश के अंदर मैंने तमाम स्नोनियम एंटोनियम्स पास्ट पेपर के अपनी स्टडी मटेरियल ड्राइव में डाले हुए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एनईटी पास्ट पेपर्स का। उसमें से जितने भी एनईटी के पास्ट पेपर्स के स्नोनियम है, एंटोनियम्स हैं और कॉम्प्रीहेंशन की मैंने पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल्स डाली हुई जो कंप्यूटराइज टेस्टों के अंदर एनईटी ने पूछी थी। ये अलास्का वाला हो गया, बाकी जितने भी हो गए मैंने सारे डाले हुए हैं, उन सबको बैठ के सॉल्व करो। यानी कि एनईटी के टेस्ट की कंप्यूटर इंग्लिश को एस करने का तरीका क्या है कि जितने भी आपके पास पेपर्स आ रहे हैं इंग्लिश के अंदर सोनियम एंटोनियम सबको कवर अप करो। सारी चीजें मैंने डाली हुई हैं। दूसरे नंबर के ऊपर सबसे पहले जो फिजिक्स या केमिस्ट्री या कंप्यूटर की तैयारी या बायो की तैयारी करने के लिए जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के रजिस्टर निकालो, उसमें जो भी आपने थ्योरेटिकल नोट्स बनाए थे उन नोट्स को कवर करो। उसके बाद आपके पास किसी भी इदारे की किताबें मौजूद हैं उस इदारे की किताबों को फॉलो अप करो। और मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस मैटर करती है, मैथ्स के अंदर ये सारी फनकारी नहीं चलती। मैथ्स के लिए एक सिंपल स्ट्रेटेजी है कि बेटा अगर अभी तक तैयारी नहीं स्टार्ट करी तो खुदारा तैयारी को स्टार्ट करो। पास्ट पेपर्स की जो मेरी वीडियो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट है उनमें से एक एक वीडियो लाजमी एक एक दिन के अंदर करो, एक एक दिन में एक एक वीडियो कवर करो। दूसरे नंबर के ऊपर सारे फॉर्मूलाज मैथ्स के याद रखो। तीसरे नंबर के ऊपर भाई प्रॉपर मैथ्स, देखो मैथ्स के अंदर तैयारी प्रॉपर बेटर करती है। मैं आपसे एक नहीं कह सकता कि यार मैथ्स के अंदर आपने तैयारी नहीं करनी, तो आप इधर मेरी ईकेट मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है ना उस प्लेलिस्ट को कवर अप करना स्टार्ट करो। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको नहीं आते, इंटीग्रेशन में अगर वीक हो तो वहां से कवर करो, ग्रुप्स में अगर वीक हो तो वहां से कवर करो, सेट्स में अगर वीक हो तो वहां से कवर करो। क्योंकि देखो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि हो सकता है कि पिछले ईयर में नहीं आए मगर इस ईयर में आ जाए, तो इसीलिए मैथ्स की तैयारी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। रिमेंबर दिस थिंग। और अगर आप ईकेट प्लेलिस्ट के अंदर आप कहते हो कि सर मुझे आपसे लाइव पढ़ना है तो आप फिर बैच में भी आ सकते हो, न्यू बैच भी स्टार्ट हो रहा है। मगर बेटा कहने का मकसद क्या है, मेरी ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट में तमाम चीजें मौजूद है, वहां से भी कवर कर सकते हो। नहीं तो आप मेरे न्यू बैच में भी आ सकते हो, न्यू बैच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट आफ्टर द एनईटी राउंड 2, और आप अभी रजिस्ट्रेशन करवा के अभी से क्लासेस भी ले सकते हो। सही है ना? तो अभी से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है, अभी से भी उसमें क्लासेस लेना स्टार्ट कर सकते हो। ऑल्दो मैं प्रॉपर्ली बैच जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो 7 मई से कर रहा हूँ, बट अभी भी रजिस्टर आप करवा सकते हो। मगर मैंने ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट के अंदर भी सारी चीज डाली हुई है। मगर फायदा क्या होता है भाई, क्लासेस लेने का फायदा क्या होता है? लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भाई उसके अंदर जो रीसेंट पेपर्स होते हैं मैं हमेशा उनको डिस्कस करता हूँ, जो रीसेंट टैक्टिक्स होते हैं मैं हमेशा उनको बताता हूँ। ना सिर्फ ये बल्कि इसी फीस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी भी करवा रहा होता हूँ। इसके अलावा इनके मॉक टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो ये है कि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट अपलोड करे हैं। यानी कि भाई आपको किसी बेकार कोचिंग सेंटर को पैसे देने की जरूरत नहीं कि 1,000 रुपए ले लो, 3,000 रुपए ले लो, 4,000 रुपए ले लो, यानी कि आलू बेचने वाली मशीनों की तरह आजकल आपको जो है ना ऐसी मक्खियां बनबनाती हुई दिखेंगी। तो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट मैंने डाले हुए हैं, इनको अटेम्प्ट करना है। ये सारे के सारे ऑथेंटिक एनईटी के पास पेपर्स के ऊपर है। इसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, कंप्यूटर भी है, बायो भी है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट है, ये आपको मेरे फेसबुक पेज से मैथ्रिक्स भाषण से मिल सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब की कम्युनिटी के सेक्शन के ऊपर ही मैंने अपलोड करे हुए हैं। तो ये तमाम चीजें वहां पे एग्जिस्ट कर रही है मेरे प्यारे बेटे, आपने सिंपल तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है। क्लियर है? तो कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि बेटा देखो आपने इन दो कामों को लाजमी करना है। पहला काम क्या है कि भाई आपने जो अभी लास्ट के रिमेनिंग डेज है ना फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपकी किताब के बैक साइड में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको पढ़ो। किसी भी इदारे की जो किताब होती है, चाहे वो फहीम अब्बासी है, चाहे वो वाइटल है, चाहे वो कोई और किताब आ रही है, कोई किसी भी इदारे की आ रही है, उसकी बैक साइड के ऊपर आप देखोगे स्टार्टिंग के अंदर जो है ना हर चैप्टर से पहले कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन होते हैं। मैंने अपनी स्टडी मटेरियल ड्राइव में तमाम किताबों को अपलोड करा हुआ है, आप उन किताबों को वहां से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तमाम जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं उनको कवर करो। फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स बहुत आ जाते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, हर बच्चे का पेपर दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होगा, तो नो वन नोज कि यार किसका पेपर कैसा आएगा। किसी बच्चे का पेपर पूरा थ्योरेटिकल बेस आ जाएगा, किसी का पूरा न्यूमेरिकल बेस आ जाएगा, किसी का मिक्स आएगा। तो भाई याद रखिएगा आपको तैयारी अपनी बहुत अच्छी करनी है। और अगर अभी तक आपने कहीं रजिस्टर नहीं करवाया तो काइंडली रजिस्टर करवाओ अपने आप को, क्योंकि देखो गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर स्कोरिंग डिफरेंट टेस्ट, हाउ यू आर गिविंग प्रैक्टिस टेस्ट, देन हाउ यू आर गेटिंग द गाइडेंस फ्रॉम एन एक्सपर्ट। अगर आपके पास एक्सपर्ट की गाइडेंस नहीं होगी आपके लिए मुश्किल होगा। मैं आपको कोशिश करता हूं कि तमाम बच्चों को अपने यूट्यूब के थ्रू गाइडेंस देता रहूं ताकि उनको कोई डिफिकल्टी फेस ना हो, कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। सेकंड नंबर के ऊपर ये मैंने तमाम बातें ऑल्दो बता दी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेशर हैंडलिंग टैक्टिक्स आपने क्या करनी है बेटा। प्रेशर हैंडलिंग की टैक्टिक्स के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि बच्चा प्रेशर हैंडल करने का तरीकेकार क्या है कि किसी की तरफ आपने नहीं देखना, आपने अपनी जो भी आपके मजहबी कलमात हैं, आप कलमा पढ़ते हो, आप सूर्य फातिहा पढ़ो, आप आयतल कुर्सी पढ़ो, फिर पेपर को अपना स्टार्ट करो। या आपके जो भी मजहबी कलमात हैं, आपकी जो भी भगवान गीता की किताबें आप उसको पढ़ना चाहो उसको पढ़ो। या जो भी आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से आपके जो भी मजहबी कलमात हैं, आई रिस्पेक्ट ऑल दोज माय कम्युनिटी जो मेरे पास आती है, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह
हिंदू कम्युनिटी से बेतहाशा बच्चा आता है इंटीरियर सेंस से, एंड आई रिस्पेक्ट देम। भाई कहने का मकसद ये है कि आपके पास जो भी बच्चा आएगा, आपने आपने उसको अपने लिहाज से गाइड करना होता है। तो प्यारे बेटे, आप किसी भी मजहबी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप अपने मजहबी कलमात को लाजमी तौर पे पढ़ो। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि यार आपका अपने ऊपर वाले पे इत्मीनान है, आपका अपने ऊपर वाले पे एक एतबार है, एंड सो ऑन। देन सेकंड नंबर के ऊपर अपने पास पेपर्स को मेजरली अटेम्प्ट करना है। पास पेपर्स के बारे में ऑलरेडी गाइड कर चुका हूं, मैथ्स के मैंने सारे सॉल्व करवाता जा रहा हूं, रिमेनिंग भी सॉल्व करवा दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रैक्टिस टेस्टों को लाजमी देना है। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट डाले हुए हैं, आपको किसी इदारे के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये सारे इदारे देखो, आपका टाइम बड़ा कीमती है। अच्छा, एक चीज और अपने जहन में रखिएगा कि बेटा एनईडी के अंदर कैलकुलेटर जो अलाउ है, उसके अंदर आपके पास अगर इस तरह का कैलकुलेटर है FX99 IX सीरीज का, वो भी अलाउ है। आपके पास ये वाला कैलकुलेटर है, ये भी अलाउ है। और कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर रंग बिरंगा है, वो भी अलाउ है। एनईडी के अंदर सिर्फ प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, और प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर आपने आज तक जिंदगी में देखा हुआ भी नहीं होगा। बेटा 15,000 रुपए का कैलकुलेटर है, सिर्फ वो दराज वगैरह पे जाके चेक करिएगा। तो वो कैलकुलेटर खाली एनईडी के अंदर अलाउ नहीं होता, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स एनईडी के अंदर अलाउ हैं। मगर अगेन कुछ टीचर्स छीन लेते हैं, इसलिए मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि नॉर्मल कैलकुलेटर भी लेके जाओ। और जो बच्चा मेरा शागिर्द होता है भाई, उसको तो मैं कैलकुलेटर के बगैर ही सारी चीजें पढ़ा रहा होता हूँ, तो उसको इतना मसला नहीं होगा। मगर स्टिल आप साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जा सकते हो। इसके अलावा मैंने तमाम के तमाम एक प्लेलिस्ट बनाई थी, जिसके अंदर मैंने तमाम कैलकुलेटर बेस्ड ट्रिक्स को सिखाया हुआ है। तो आपने लाजमी तौर के ऊपर, अगर आप एनईडी में सिर्फ अप्लाई कर रहे हो, तो आप उस प्लेलिस्ट को लाजमी तौर पे देख लीजिएगा। अदरवाइज मैं रिकमेंड करता हूं बच्चे को कि भाई अगर आप एनईडी के साथ नस्ट या फास्ट की तैयारी भी कर रहे हो, तो भाई फिर आपने कैलकुलेटर की ट्रिक्स को नहीं सीखना, अपना टाइम जाया कर रहे हो। अगर आप सिर्फ एनईडी की तैयारी कर रहे हो और आप जुगाड़ू मेथड चाहते हो, या आप चाहते हो कि भाई आपके पास जुगाड़ू मेथड हो, फिर आप प्लेलिस्ट को लाजमी तौर पे देख लीजिए। बट अगर आप एनईडी के साथ और यूनिवर्सिटीज को भी ट्राई कर रहे हो, तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि भाई बाकी किसी भी जगह पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। रिमेंबर दिस थिंग। कुछ एनईडी के अंदर एग्जामिनर्स भी मेरे जैसे माइंडसेट के होते हैं, जो कि कैलकुलेटर के साथ खिलाफ है, क्योंकि कैलकुलेटर एप्टीट्यूड लेवल पे अलाउ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में अलाउ नहीं होता। बच्चों को एक जैसा मौका मिलना चाहिए हर यूनिवर्सिटी के अंदर। तो जब बाकी जगहों पे अलाउ नहीं होता, तो एनईडी में भी अलाउ नहीं होना चाहिए, मेरा मानना यह है। मेरे जैसे ही कुछ और एग्जामिनर्स भी मौजूद होते हैं, जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। तो अगर वो आपकी लैब के अंदर कोई स्ट्रिक्ट एग्जामिनर बैठा हुआ है और वो एनईडी में अलाउ नहीं कर रहा, तो फिर बेटा आपको टेस्ट में अलाउ नहीं होगा। रिमेंबर दिस थिंग, ऑल्दो एनईडी में जर्नल अलाउ है, मगर स्टिल कभी कभार ये होता है कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया जाता। कुछ लैब्स के अंदर ये शिकायत मौसूल होती है। तो भाई ऐसी कोई लैब्स नहीं है, मगर कुछ जगहों के ऊपर एग्जामिनर अगर चला जाए, तो अलाउ नहीं कर रहा होता। तो भाई जो भी एग्जामिनर है ना, उससे बदतमीजी नहीं करनी। रिमेंबर दिस थिंग, अगर आप एग्जामिनर से बदतमीजी करोगे, तो एग्जामिनर के पास पूरा राइट है आपको पेपर कैंसिल करने का। आपने उसको तरीके से बस समझाना है कि सर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है। अगर वो अलाउ करता है, वेल एंड गुड है। नहीं अलाउ करता, सिंपल कैलकुलेटर भी लेके चले जाओ। सिंपल कैलकुलेटर पे बेसिक कैलकुलेशन कर लीजिएगा, अगर तो आती है। अदरवाइज जो मेरा शागिर्द है भाई, उसको तो मैं कैलकुलेटर बगैर सारी चीजें पढ़ाता हूँ, चाहे ट्रिगोनोमेट्री हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट हो। और हमारे तमाम टीचर यही काम करते हैं, क्योंकि बेटा फास्ट में ना अलाउ है, ना नस्ट में अलाउ है, ना यूईटी में अलाउ है, ना प्याज में अलाउ है, ना दाऊद में अलाउ है, ना केयू में अलाउ है, ना किसी यूनिवर्सिटी में अलाउ है। सिर्फ एनईडी के अंदर अलाउ होता है कैलकुलेटर। और आपके पास इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी होती है, वहां। अच्छा तो बेटा, एक क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर एनईडी के टेस्ट के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। एक क्वेश्चन अक्सर मेरे पास ये किया जाता है कि सर एनईडी के टेस्ट के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से और इंपॉर्टेंट चीजें एनईडी के टेस्ट के लिए क्या है। बेटा इफ यू आर स्टडिंग एप्टीट्यूड फ्रॉम एनीवेयर, रिमेंबर दिस थिंग, इंपॉर्टेंट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट होता है, ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन द एप्टीट्यूड एग्जाम। बट स्टिल अक्सर बच्चे मुझसे फरमाइश करते हैं, नहीं सर फिर भी आप बताएं ना जरा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हमारे पास एनईडी के टेस्ट के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। देखो मैं हमेशा बच्चे को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप 90 प्लस नंबर चाहते हो, उसके लिए तमाम चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, तमाम चीजें मैटर करेंगी, ये चीज जहन में रखिएगा। मगर सिंस बच्चों के पास टाइम अभी कम होता है, तो मैं एटलीस्ट मैथ्स के हवाले से आपसे कहता हूं कि देखो बेटा, मैथ्स के अंदर आपके पास मैट्रिसेस का टॉपिक एनईडी के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सिमिलरली हमारे पास मैथ्स के अंदर है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बहुत ज्यादा आएगा। सिमिलरली आपके पास सीक्वेंसेस एंड सीरीज का जो टॉपिक होता है, ये मैथ्स के अंदर बहुत आएगा। सिमिलरली आपके पास प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन का आता है, थोड़ा कम आएगा, मगर इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिया। बाइनोमियल थ्योरम कम आएगा, मगर आता है। स्पेशली जो मेरी ट्रिक्स है ना, नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करने के लिए, इंडिपेंडेंट टर्म को फाइंड करने के लिए, सो ऑन, उनको जहन में रख लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है वो बहुत पेपर में आती है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। सिमिलरली टिगोनोमेट्री आपके पास बेतहाशा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर साइड से, या फिर टिगोनोमेट्री फर्स्ट ईयर के टॉपिक से बेतहाशा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में बहुत आएगा। सही है ना।
सेकेंड ईयर साइड से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास होता है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। हर साल हर पेपर के अंदर हर बच्चे के पास डेरिवेटिव के क्वेश्चंस और इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस बेतहाशा आएंगे। तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट है। कॉनिक्स का टॉपिक बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी, आपको सेंटर निकालना है या फिर लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालना है या फिर पैराबोला हाइपरबोला इलिप्स का कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये बहुत आता है। सिमिलरली आपके पास एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर स्ट्रेट लाइन का जो टॉपिक होता है ये बहुत पेपर के अंदर पूछा जाएगा, स्ट्रेट लाइन का टॉपिक। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर आपके पास अल्लाह भला करे किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं एक ट्राइंगल का एक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को, वो पूछ लिया जाता है। सिमिलरली अगर तीन कॉन्करेंट लाइंस आ रही हैं तो क्या कंडीशन होती है कॉन्करेंसी की, अननोन गिवन होगा, वो बहुत आता है। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बहुत आते हैं। मैट्रिसेस के अंदर स्पेशली पीरियोडिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, पीरियोडिक मैट्रिक्स का टॉपिक बहुत पेपर में आ रहा होता है। सिमिलरली आपके पास सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर अगर तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स आ रही हैं जीपीए एपी के अंदर, उस कॉन्सेप्ट को बहुत पूछा जाता है, मैंने बहुत दफा पढ़ा है अपने टॉपिक्स के अंदर। सिमिलरली वेक्टर्स के टॉपिक के अंदर बेसिक आपके पास डॉट प्रोडक्ट का वर्क डन का क्वेश्चन बहुत आ जाता है। आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर आपसे एग्जामिनर कुछ भी मांग ले को पूछ लेगा, या दो सिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, या दो सिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, या आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा। ये चीज अक्सर पेशतर एग्जामिनर पूछ लेता है। तो ये चंद बेसिक बातें हैं जो मैथ्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये टॉपिक्स एटलीस्ट आपको तमाम एप्टीट्यूड लेवल पे आने चाहिए। देखो मैं एक बात बेटा बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूँ, दोबारा कहूंगा कि देखो सिर्फ पास पेपर्स करके जाओगे 50-60 नंबर लोगे, आपको एप्टीट्यूड की तैयारी भी साथ साथ करनी है। तो एटलीस्ट आप इन दिनों के अंदर इन टॉपिक्स को कवर कर लो। अगर मेरी ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट से कवर करो तो 2x की स्पीड के ऊपर इन टॉपिक्स के लेक्चर्स को जल्दी से जल्दी ले लीजिए। इसके अलावा वो तमाम बच्चे इसके अलावा वो तमाम बच्चे जो हमारे पास बैचेस के अंदर होते हैं उनकी तो मैं प्रॉपर्ली तैयारी वैसी करवा रहा होता हूँ, क्योंकि वो मेरे पास पढ़ रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है उनको तो शॉर्ट लेक्चर्स भी, डिटेल लेक्चर्स भी, ईच एंड एवरीथिंग मैं प्रोवाइड कर रहा होता हूँ। अच्छा, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो भाई फिजिक्स के अंदर आपके पास जो टॉपिक सबसे ज्यादा क्रूशियल होते हैं फिजिक्स के पेपर के अंदर, उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ कि फिजिक्स के अंदर मेजॉरिटी पोर्शन, अगेन देखो बेटा कंट्रास्ट टेस्ट होगा, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मगर चूंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर नहीं फिर भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें, तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक, हीट का टॉपिक बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। हीट होगी आपके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगी आपके पास, बहुत आता है पेपर के अंदर। सिमिलरली आपके पास वेव साउंड मोशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया। आप साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा, मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ। अच्छा, टॉर्क का इतना नहीं आता। मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन का कॉन्सेप्ट फिजिक्स के अंदर बहुत पूछा जाता है। आपके पास स्केलर्स एंड वेक्टर्स के अंदर बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वेक्टर फाइंड करने के लिए, स्केलर फाइंड करने के लिए एंड सो ऑन। इसके अलावा मेरा बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इतना नहीं होता। अच्छा, एक और चीज जो बहुत ज्यादा आती है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक न्यूक्लियस और न्यूक्लियर रेडिएशंस के जो टॉपिक होते हैं, इनसे टॉपिक्स बहुत सारे आ रहे होते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स मैंने आपको जो बताया है ना। अच्छा, इसके अलावा नेचर ऑफ लाइट एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वेव साउंड मोशन, जिसमें साउंड के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, वो टॉपिक भी बहुत पेपर में आता है। सिमिलरली अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो भाई केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास क्या होता है, केमिस्ट्री के अंदर आपके पास जो बेसिक मोल का, एटॉमिक नंबर का, एवोगाड्रो नंबर के, इसके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। इसके अलावा आपके पास थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर हो गई, इसके ऊपर से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि भाई थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर के। केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आ जाएंगे आपके पास। केमिकल इक्विलिब्रियम की कोई ना कोई इक्वेशन आ जाती है कभी कभार। सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइसिस से इतना नहीं आता, केमिकल काइनेटिक्स से बिल्कुल आ जाता है। अच्छा, देन आपके पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर आपके पास सिंपल तरीके से पीरियड रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, सिंपल तरीके से एस टाइप, पी टाइप, डी टाइप एलिमेंट्स के ऊपर कुछ ना कुछ आ जाएगा। देन हमारे पास अल्लाह भला करे अल्काइल हैलाइड्स के ऊपर कुछ ना कुछ पूछ लिया जाएगा, जो कि आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, उससे बेसिक एमसीक्यूज आ सकते हैं कि भाई ये क्या चीज है। स्पेसिफिकली एक चीज जो बहुत आती है, डिफरेंट पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस के जो नेम होते हैं, जैसे नीलत होता, कॉपर सल्फेट मेरे ख्याल में होता है, ब्लू सल्फेट होता है, जो भी होता है उसका नाम आ जाएगा। केमिकल नेम जो आपके पास होते हैं ना डिफरेंट कंपाउंड्स के, वो बहुत पूछे जा रहे होते हैं। तो भाई अगर आप मेरी स्टडी मटेरियल ड्राइव देखोगे, इसके अंदर ही मैंने तमाम पीडीएफ फाइल्स डाली हुई हैं। इनफैक्ट मैं एक जमाना पहले जब डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ा रहा होता था, तो वहां के जो मेरे पोजीशन होल्डर बच्चे थे उनकी मैंने सॉल्व्ड केमिस्ट्री की कॉपी भी अपलोड करी हुई है। सॉल्व्ड केमिस्ट्री की कॉपी भी आपको मेरी स्टडी मटेरियल ड्राइव में, आप केमिस्ट्री के जब सेक्शन के अंदर जाएंगे, वो कंप्लीट सॉल्व्ड कॉपी है। आप 70,000 80,000 रुपए देके अपने माँ बाप के जब जाया करके किसी कोचिंग सेंटर में जाओगे ना, तो वहां पे जो कोर्स लिखवाया जाता है उस कोर्स को लिखवाने की कॉपी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डाली हुई है। मेरी एक पोजीशन होल्डर स्टूडेंट थी हदीका, तो मैंने उसकी डाली थी। सिमिलरली एक लाइबा मसूद की भी आई गेस अवेलेबल होगी, शी वाज आल्सो
वन ऑफ द पोजीशन होल्डर गर्ल बैक इन 2020, शी वाज अ गर्ल बैक इन 2020, जिसकी मैंने कॉपी डाली हुई है। इसके अलावा जो बच्चे कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई कंप्यूटर के लिए मैंने तमाम पेपर्स को सॉल्व करवाया हुआ है, और जो मेरे बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो प्रॉपर वीडियो लेक्चर अवेलेबल होगा। और जो मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उस वीडियो को अपने यूट्यूब पे भी डाल दूं। मैंने कंप्यूटर की अपनी जो मेरी फैकल्टी थी, ताहिर साहब, जो कि पोजीशन होल्डर थे मेरे लास्ट ईयर के, यहाँ पे कहीं उनका नाम भी गिवन होगा, मैंने उनसे कह दिया है, सिंस वो कंप्यूटर की डाउट टीचर है हमारे पास, तो उनसे मैंने रिकमेंड कर दिया है उनको कि भाई उनकी 90 नंबर्स थे। ही वॉज अ पोजीशन होल्डर गाय लास्ट ईयर इन एनईडी, सो टॉप 20 या टॉप 40 के अंदर उनका मेरिट नंबर था। तो मैंने उनसे कह दिया, तो भाई वो भी कंप्यूटर की वीडियो डिजाइन कर रहे हैं सॉल्यूशन बनाने के बाद, तो इंशाल्लाह ताला उसको मैं बैच में भी डाल दूंगा। जो मेरे बैच का हमारे पोर्टल होते हैं स्टूडेंट के, उसके ऊपर अपलोड हो जाएगा, तो तमाम बच्चे जो मेरे बैच वाले हैं उसको इजीली देख सकते हैं। और आई विल ट्राई कि भाई अगर मेरे पास मेरी टीम राजी हुई तो मैं उसको यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, ताकि बच्चे वहां से भी कवर कर लें। देखो मुझे मसला दोनों स्रोतों पे नहीं है, बट जाहिर सी बात है भाई, फीस देनी पड़ती है, जाहिर सी बात है, जो मैं किसी से भी कोई चीज बनवाता हूँ उसके पैसे होते हैं। मैं लाखों रुपए का कोर्स कंटेंट ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट भी बच्चों को दे देता हूँ। जैसे जो मॉक टेस्ट थे, हमेशा याद रखिएगा भाई, प्रैक्टिस कैसे करनी है, मॉक टेस्टों को लाजमी तौर के ऊपर दें, इससे आपको अंदाजा होगा आपकी कितनी तैयारी है। तो भाई मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, एक आध क्वेश्चन यार, एक आध बच्चे ने मुझे मैसेज दिया था सर कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो यार कभी कभार वो होता है। वो एनईडी के टेस्ट के अंदर भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे इसके आंसर गलत होंगे, ह्यूमन एरर हर जगह पे एग्जिस्ट करता है, उसका मैटर नहीं है। असल चीज ये है कि भाई आप रियल टाइम एक्सपीरियंस लो किस तरीके से एनईडी का टेस्ट होगा, बिल्कुल वैसे ही मेरे मॉक टेस्ट बने हुए सारे के सारे, इनको लाजमी तौर के ऊपर आप दो। इससे फायदा क्या होगा, आपकी तैयारी होगी। बेटा ये मॉक टेस्ट की जो कीमत थी ना, मुझे 3 या 2 लाख रुपए पड़ी थी, मैंने अपनी जेब से दिए थे, और ये मैंने तमाम बच्चों के लिए ओपन रखे हुए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मेरे बैच में जो स्टूडेंट होता है ना, वो उससे अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह दे रहा होता है, तो उसके लिए ऑब्वियसली वो तो 5-6 लाख रुपए के बने थे मेरे, तो वो बच्चा वो टेस्ट दे रहा होता है, जाहिर सी बात है उसकी कॉस्ट होती है, हर चीज की दुनिया में कॉस्ट होती है। तो मैंने ये वाले टेस्ट अपनी जेब से अपने ऊपर खर्चा करके मैंने ये बनवा के बच्चों के लिए दे दिए थे फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि कोई भी मुस्तहिक बच्चा अगर वो देना चाहता है बिल्कुल दे दे, कोई मसले की बात नहीं है। मगर अगेन अगर आप इससे अच्छे टेस्ट देना चाहते हो, तो फिर बैच के अंदर ऑब्वियसली वो सारे टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए, जो बैच के स्टूडेंट्स होते हैं। मगर मैंने मॉक टेस्ट, ये वाले मॉक टेस्ट है, ये भी हल्के नहीं है भाई, बहुत अच्छे हैं, तमाम एनईडी के पास पेपर्स के ऊपर है, तमाम के तमाम मॉक टेस्ट, तो मैंने ये भी अपलोड करे हुए हैं बच्चों के लिए, कि भाई बच्चे इनको भी लाजमी तौर के ऊपर दें। और साथ साथ जो मेरे अपने मॉक टेस्ट होते हैं फॉर दी, जो हमारी बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं उनके लिए स्पेसिफाइड टेस्ट होते हैं, आप उनको भी दे सकते हो। जो बच्चा बैच में होता है दोनों को दे सकते हैं, तो आपकी तैयारी मल्टीप्लाई 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 बहुत अच्छी हो रही होती है। सो दैट्स द थिंग हियर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रैक्टिस टेस्टों को लाजमी देना है। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट डाले हुए हैं, आपको किसी इदारे के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये सारे इदारे, देखो आपका टाइम बड़ा कीमती है, अक्सर बच्चे बात को समझते नहीं है। अगर लेट सपोज मैं इस कोचिंग माफिया के खिलाफ क्यों, ये कोचिंग माफिया भी आपसे कह देगा 800 बच्चों को एडमिशन करवा के बैठा हुआ है, मगर बेटा उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप 54,000 रुपीज देने के बाद इन लोगों ने एनईडी के अंदर अगर 800 बच्चों का एडमिशन करवाया ना, इसका मतलब क्या है, बहुत ही जो है ना शदीद शर्म का मुकाम है इन लोगों के लिए। 54,000 रुपीज, मतलब ये मजाक कर रहे हैं आप लोगों के साथ। सेकंड नंबर के ऊपर 9-9 घंटे की क्लासेस होती है। बेटा एक जमाना था, मैंने भी बड़ा अरसा पढ़ाया, तो इसलिए मुझे आइडिया कि यार सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक की आपकी क्लासेस लगी हुई होंगी, या बहुत से केस में शाम 6 बजे तक की क्लासेस लगी हुई होंगी। एक क्लास 3 घंटे की होती है। भाई ये मजाक थोड़ी है। आप खुद सोचो, अगर आप अपने घर से सुबह 8 बजे निकल रहे हो, और फिर आप 9 बजे कोचिंग सेंटर अपने पहुंचते हो, और फिर 6 बजे तक बैठ के आप क्लासेस ले रहे हो, 7 बजे वापस आप घर पे पहुंचोगे, आप मुझे इस शेड्यूल के अंदर एक चीज भी पढ़कर दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। आप एक लम्हा भी पढ़ नहीं सकते, आप एक अल्फाबेट भी पढ़ नहीं सकते। ये आप सिर्फ क्लासेस को अटेम्प्ट कर रहे हो, या आप कुछ पढ़ नहीं रहे, या आप कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रहे, इससे आपका टेस्ट भी क्लियर नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि बेटा ये कोचिंग सेंटर एक माफियाज की तरह ऑपरेट करते हैं, कि आपसे 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, इनफैक्ट मैं एक कोचिंग देख रहा था, माशाल्लाह से 24,000 रुपए का रिकॉर्डेड लेक्चर्स का बैच दे रहे हैं। तो कहने का मकसद ये कि भाई ये सारे रॉन्ग नंबर्स हैं। अपने घर पे बैठ के तैयारी करो, आप ईच एंड एवरीथिंग कवर कर सकते हो, मतलब इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉपर टाइम देना ही है, तो भाई आप एक ऐसी चीज को ज्वाइन करो जिसकी फैकल्टी क्या है, उसको हमेशा देखो। आप उसको हमेशा देखो, किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करते हुए उसको फैकल्टी के अंदर कौन बंदा बैठा हुआ है, उस अपने बंदे का एक्सपीरियंस क्या है। भाई इन कोचिंग में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, कि हर बैच में नया टीचर लगा दिया जाता है। उस टीचर की क्वालिफिकेशन क्या होती है, कोई एनईटी के यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ है, कोई नस्ट में बैठा हुआ है, अभी वो स्टूडेंट है, अभी ही इज नॉट इवन अ क्वालिफाइड टीचर। रिमेंबर दिस थिंग, ही इज नॉट इवन अ क्वालिफाइड टीचर। सेकंड नंबर के ऊपर सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स का, कि वो हर बैच में डिफरेंट टीचर लगा रहे होते हैं, इसकी अपने कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती। तो किसी भी इंस्टीट्यूट को अगर कभी भी चूज करो, उसकी क्वालिफिकेशन की बेसिस के ऊपर करो, कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो बंदा कौन है, क्या उस बंदे के पास वाकई में कोई क्वालिफिकेशन है, उसने जिंदगी के अंदर कभी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया है, उसके पास कुछ नॉलेज है कि भाई प्रोफेशनल वर्ल्ड में होता क्या है। आप, मैं अक्सर देखता हूँ, मेरे पास एक बच्चा आया, वो बच्चा मुझसे कहता है कि सर
मेरे वो इंटर के टीचर हैं वो कह रहे हैं कि एप्टीट्यूड बेकार होता है, करने की नीड ही नहीं है। तो मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा जरा मुझे बताओ उस इंटर के टीचर ने कितना पढ़ा हुआ है। सर उन्होंने एमएससी करा हुआ है केमिस्ट्री में। तो इसका मतलब क्या, उन्होंने जिंदगी में कुछ देखा ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपने जो है ना इंटर के अंदर 40-50% नंबर लेकर आए होंगे, तो बीएस केमिस्ट्री फिर एमएस केमिस्ट्री में घुस गए और उसके बाद जिंदगी वहीं पे निकाल दी उन्होंने। रिमेंबर दिस थिंग, एप्टीट्यूड का टीचर डिफरेंट होता है, इंटरमीडिएट का ए लेवल्स का टीचर डिफरेंट होता है। हर इंटर का टीचर एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा सकता, ना आपके पास हर ए लेवल्स का टीचर एप्टीट्यूड पढ़ा सकता है। एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट ट्रिक्स, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। और एप्टीट्यूड के अंदर यूजुअली वही बंदा बैठा हुआ होता है जिसके पास खुद नॉलेज होती है, जिसके पास खुद कुछ एक्सपीरियंस होता है। तो मैं ये बात बच्चों को बार बार बताता हूँ कि भाई अगर आप 12-12 घंटे की क्लासेस कहीं पे ले रहे हो, ये अपने साथ ज्यादती कर रहे हो आप, क्योंकि भाई इसके अंदर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हो सकती, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका एक टाइम लगेगा जाने के अंदर, एक टाइम लगेगा आने के अंदर। ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका एक एक मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को बात समझ में नहीं आती है वाली। मैं पिछले 6 सालों से इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई ये कोचिंग माफियाज बैठे हुए हैं। आप मेरा यूट्यूब उठा के देखोगे ना, आपको हर वीडियो के नीचे मेरे स्टूडेंट का कमेंट मिलेगा कि सर मैं परेशान होकर तंग आके आपके पास आया था, और बिलीव मी मैं इस कोचिंग में पढ़ता हूँ और मुझे मगर आपके पास से समझ में आता है। मैं उस कोचिंग को छोड़ के आपके पास बैठा हुआ हूँ। मेरे पास रोज ऐसे मैसेजेस आते हैं कि भाई किस तरीके से कोचिंग वाले उनको जाया कर रहे हैं, किस तरीके से कोचिंग वाले आपका टाइम जाया कर रहे हैं। मैं ये बातें इसलिए बताता हूँ कि भाई ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई बंदा आपको नहीं बताएगा। सो रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज मोहम्मद हाशिम जिया, एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, as well as I am a aptitude mathematics instructor who has taught and trained more than 65,000 स्टूडेंट्स। मैं खुद आईबीए ड्रॉप आउट हूँ, इसलिए अगर आप देखोगे ना मैं आईबीए की तैयारी बच्चों को करवाता हूँ, लम्सी करवाता हूँ, सेट करवाता हूँ। और एनईटी तो बेटा मेरी अपनी खेत है, मेरा अपना एनईटी तो मेरा अपना घर है। एनईटी के अंदर जितने प्रोफेसर हैं ना उन तक के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे पढ़ते हैं। आप किसी भी एनईटी के ग्रुप में जाकर मेरा नाम पूछोगे, दिल बी श्योरली टेलिंग यू, आप किसी दिन जिस दिन एनईटी के अंदर स्टूडेंट्स मौजूद हो, आप वहां पे जाके मेरा नाम पूछिएगा। एनईटी के जितने इस वक्त ग्रुप ऑपरेट हो रहे हैं ना, सारे मेरे शागिर्द ऑपरेट कर रहे हैं, सारे के सारे मेरे शागिर्द ऑपरेट कर रहे हैं। एनईटी मीम पोस्टिंग हो या कोई भी एनईटी एनईटी कन्फेशन हो, कोई भी वो, सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शागिर्द बैठे हैं। फास्ट के ग्रुप मेरे शागिर्द ऑपरेट कर रहे हैं बाय द वे। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी प्रेजेंस है, ये मेरी कमाल है। तो भाई मेरा जो भी बैच होता है ना, उस बैच की फीस बहुत कम होती है, 6,000 रुपए होती है, 7,000 रुपए होती है। उसके अंदर ना सिर्फ एनईटी की तैयारी शामिल होती है, बल्कि उसके अंदर आपके पास फास्ट की तैयारी, नर्स की तैयारी, यूईटी की तैयारी, कॉम्सेट की तैयारी, आईबीए तक की तैयारी शामिल होती है, दाऊद और केयू की तैयारी शामिल होती है। आप किसी महंगे बेकार कोचिंग सेंटर के अंदर जाओगे, 60,000 रुपए आपसे लेंगे, 50,000 रुपए आपसे लेंगे, 12-12 घंटे की क्लासेस रखेंगे, और उसके ऊपर भी अगर इनका रिजल्ट ये है कि इनके पास सिर्फ 800 बच्चे एनईटी के अंदर गए हैं ना, इसका मतलब शर्म का मुकाम है इनके लिए। लिटरली शर्म का मुकाम है इनके लिए कि अगर ये 800 बच्चों को एनईटी में भेज रहे हैं। और अगर बेटा कोई भी इंस्टीट्यूट आपसे बहस करता है ना कि नहीं हमारे तो 800 ऑथेंटिक एडमिशन है, ये है वो है, तो उससे कहिएगा सर हाशिम का ओपन चैलेंज है कि किसी दिन सर हाशिम को साथ लें और साथ जरा एनईटी विजिट कर लें। कितने लोग उन्हें जानते होंगे और कितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जानते होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एनईटी के वीसी से लेके जो है ना प्रो वीसी से लेके एक एक टीचर, बेतहाशा टीचर जानते होंगे, क्योंकि मैंने एक बड़ा काम किया एनईटी के अंदर। सिंस एनईटी वाज माय होम, आई हैव स्टडीड फ्रॉम एनईटी एंड एनईटी वाज माय होम, सो आई एम अ प्राउड इंजीनियर फ्रॉम एनईटी एज वेल, एंड आई हैव रिप्रेजेंटेड एनईटी ऑन द ग्लोबल लेवल। मैंने जीएस के ग्लोबल के अंदर बेटा एनईटी को रिप्रेजेंट करा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से। सो द पॉइंट इज दैट के दिस इज माय बेसिक बैकग्राउंड, दिस इज समथिंग आई एम रियली प्राउड ऑफ। सो द पॉइंट इज दैट कि बेटा ये तमाम चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, तमाम बातें मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि देखो लास्ट के जो डेज है ना, लास्ट की जो मेरी टिप है वो ये है कि आप फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंटली कवर करो। प्रैक्टिस टेस्ट जो मैंने मॉक टेस्ट डाले इनको लाजमी तौर के ऊपर दो। सेकंड नंबर के ऊपर जो पास्ट पेपर्स मैं कवर करवा रहा हूं इनको लाजमी तौर पे अपने दोस्तों से शेयर करो। रिमेंबर दिस थिंग, अगर आपका कोई दोस्त किसी महंगे कोचिंग के जंगल में फंस चुका है तो उसके उस तक ये मेरी बात पहुंचाओ। यार आप ही मेरे ब्रांड एम्बेसडर हो, मेरा ब्रांड एम्बेसडर कोई और नहीं है। मैं अपने कोई मार्केटिंग के ऊपर कोई लाखों रुपया खर्च नहीं कर सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते। मैं नॉर्मल सी बात करता हूँ यार, मैं नॉर्मल इंसान हूँ। मेरी कोशिश ये है कि इस कौम के बच्चों को तामीर करना, कौम के बच्चों को तालीम देना। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एनईटी में भी बहुत दफा इनवाइट किया जा चुका है, फास्ट में भी, और डिफरेंट जो सोसाइटीज होती हैं, जैसे आपके पास जाफिया सोसाइटी हो गई, आपके पास इस्लामी जमीयत तलबा होगी, इनकी तरफ से भी मैं हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को एक चीज की गाइडेंस सबसे ज्यादा देता हूँ कि यार देखो आपके हाथ में आपकी किस्मत है, ये किस्मत कोई और इंसान नहीं बनाएगा। अगर आप किसी महल में नहीं पैदा हुए कोई मसले की बात नहीं है। मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, ये 4 पोजीशन होल्डर जो खड़े हुए हैं ना, मैं किसी का नाम नहीं लेता क्योंकि ऑब्वियसली उसकी इज्जत नफ्स मजरू होगी, मगर इनमें से एक बच्ची ऐसी है या एक बच्चा ऐसा है कि जिसके वालिदैन के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उसको जो है ना किसी एनईडी के प्रिपरेशन के लिए कि मॉक टेस्ट तक दिलवा सके, उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे, और उस बच्चे ने एनईडी में पोजीशन ली है। मैं नाम नहीं लूंगा कौन है, बट क्योंकि इज्जत नफ्स मजरू हो जाएगी, मगर आई कैन ओनली टेल यू कि यार ऐसे लोग भी होते हैं और वो पोजीशन लेकर आते हैं। तो मेरा एक बड़ा मशहूर शेर है, ऑलवेज से दिस पर्टिकुलर थिंग, यार कभी भी अगर जिंदगी में फेल हो जाओ ना, शेर को लाजमी पढ़ो। गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तफल ही क्या करे जो घुटनों के बल चले, वन ऑफ माय फेवरेट शेर। इस शेर का मतलब ये है कि यार आप
मैदान जंग के अंदर उस वक्त तक लड़ना नहीं सीख सकते जब तक कि आप गिरना ना सीखो। तो भाई लाइफ इज अ रेस, लाइफ इज ऑल अबाउट हाउ यू आर क्रिएटिंग अ वॉर विद समवन एल्स, लाइफ इज ऑल अबाउट हाउ यू आर विनिंग अ वॉर। इन अदर वर्ड्स कि भाई आप इस जंग को जीते हुए कैसे। तो भाई हर लम्हे हर मुश्किल में एक जंग है करनी है। फॉर एग्जाम्पल जब आप मैट्रिक क्लास में थे, आपकी एक जंग थी कि मैट्रिक में अच्छे नंबर ले लो, तो यार ताकि पीसीएचएस कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाए, या अल्लाह मेरा पीसीएचएस के अंदर एडमिशन हो जाए, या अल्लाह मेरा आदम जी में हो जाए, या अल्लाह मेरा डीजे के अंदर हो जाए, मैं इसके लिए जंग लड़ रहा हूँ कि मैं एक बेस्ट कॉलेज के अंदर जाके तालीम हासिल करूंगा, या मैं आ खान के अंदर जाके तालीम हासिल करूंगा, या मैं बहगे में जाऊंगा, जो भी आपका परफेक्ट कॉलेज था। तो आपकी वो एक जंग थी, आपने उस जंग को पाया, तकमील पहुंचाया। अब जब आप कॉलेज के अंदर आए हो, तब आपकी जंग क्या, एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक अच्छी प्लेसमेंट, एक अच्छी शादी, एंड सो ऑन। जिंदगी की हर लम्हे एक जंग होती है। आज अगर आपकी शादी हो जाए तो आपकी जंग होगी अपने बीवी बच्चों को बहुत अच्छा फ्यूचर देना, कल को उनके लिए शादी करना। आपकी जिंदगी का हर लम्हे के अंदर आपकी एक जंग है। आज अगर आप एक कॉलेज की प्लेसमेंट के लिए जंग लड़ रहे हो, तो किसके लिए लड़ रहे हो कि यार एक अच्छी यूनिवर्सिटी की जंग होगी। जिंदगी के हर लम्हे में एक जंग है। तो वो एक बड़ा मशहूर डायलॉग था, आई ऑलवेज एडमायर थ्री इडियट्स, बड़ी एक रियलिस्टिक मूवी। और आज शायद आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, मेरी दुआ है कि आप कल को इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर जाओ, तो बेटा तब आपको जुमला समझ में आएगा कि लाइफ इज अ रेस एंड यू नीड टू मूव इन दैट पर्टिकुलर रेस। अगर दोस्त आपका फेल हो जाए ना, तो आपको अफसोस नहीं होता, मगर दोस्त अगर आपसे आगे निकल जाए ना, आपको बहुत अफसोस होता है। ये बेसिक रियलिटी चेक है। तो भाई मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि अगर आपको कोई दोस्त आपको छोड़ के भी जा चुका है ना, तो आप इतनी मेहनत करो कि वापस आएगा, खुद वापस आएगा, आपको बुलाने की नीड नहीं पड़ेगी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ भाई। आखिरी के जो डेज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं। इसके अंदर बैठ के कोई फेसबुक को इस्तेमाल करते हो, कोई स्नैपचैट को, कोई और बेकार चीजों के ऊपर, कोई फुटबॉल क्रिकेट खेलना, इन सबको छोड़ दो। ये लास्ट का जो टाइम है ना, सिर्फ डेडिकेशन का टाइम है। डेडिकेशन करो। कोई इंटर की तैयारी कर रहे हो, वो छोड़ दो। अगर अभी अपने राउंड वन लाजमी तौर के ऊपर, तो दोनों राउंड्स को देना बहुत जरूरी है। अगर राउंड वन में आप कम नंबर भी स्कोर करते हो, कोई मसले की बात नहीं है, राउंड टू में आपके नंबर ऑफ चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे अच्छा स्कोर करने, क्योंकि आपके पास एक एक्सपोजर होगा राउंड वन का। अगर आपने राउंड वन दिया ही नहीं और डायरेक्टली राउंड टू दोगे, तो आप गलती करोगे अपने साथ, क्योंकि देखो आपको फिर ना तो एक्सपोजर होगा, ना पता होगा किस तरीके से टेस्ट को देना है, क्या करना है। तो इसलिए मैं बच्चे से कहता हूँ राउंड वन राउंड टू दोनों दो, और बेस्ट ऑफ टू मार्क्स काउंट होंगे। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर राउंड वन में आपने 90 स्कोर करे और राउंड टू के अंदर आपने 85 स्कोर करे, तो भाई 90 काउंट होंगे। याद रखिएगा, मेरे ऐसे ऐसे शागिर्द भी होते हैं जिनके 92 नंबर आए हुए होते हैं, मगर वो राउंड टू भी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आकिबा मेरी स्टूडेंट थी लास्ट ईयर की, रिदा कासमी मेरी लास्ट ईयर की स्टूडेंट थी। मैंने यहाँ पे कहीं लिखा हुआ भी होगा रिदा कासमी का। रिदा कासमी वाज देयर, अलीशा, हाँ रीरी। इसके राउंड वन में देखो 75 थे, राउंड टू में 91 थे। सिमिलरली मेरा एक और शागिर्द था, इसके देखो मोहम्मद शाहजेब के 82 नंबर थे। भाई मैं 80 प्लस वालों को भी रिकमेंड करता हूँ राउंड टू देने का। उसके पीछे रीजन क्या है बेटा, 6 करोड़ की आबादी का शहर है, आपके पास एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, पूरे सिंध से बच्चा अप्लाई करेगा, पाकिस्तान का बच्चा अप्लाई करेगा, फॉरेन पाकिस्तानियों का बच्चा अप्लाई करेगा। तो भाई कंपटीशन इज रियल। अगर आपने सेल्फ या स्पॉन्सर पे भी अप्लाई करा हुआ, इतराने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर आपके माँ बाप 11 लाख अफोर्ड कर सकते हैं ना, तो इस शहर में ऐसे कई माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के ऊपर पैसे लुटाने को तैयार बैठे हुए हैं। तो सेल्फ या स्पॉन्सर के ऊपर भी मेरिट मैटर करता है, टेस्ट के नंबर हर जगह मैटर करेंगे। तो देखो जो इस बच्चे के 82 नंबर होते हैं, मैं उसको भी रिकमेंड करता हूँ राउंड टू देने का, क्योंकि भाई अगर उसमें नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या बुराई है, आपको और अच्छा आपका मेरिट बनेगा। और इस दफा तो एनईटी के अंदर टॉप 3 पोजीशंस के बारे में इनाम भी रख दिया कि एनईटी टॉप 3 पोजीशंस वालों को स्कॉलरशिप देगा, फुली फंडेड स्कॉलरशिप देगा। इसका मतलब क्या है, इस दफा तो कंपटीशन और भी इजाफा होगा कि जिस बच्चे ने राउंड वन में अगर 95 मार्क्स भी स्कोर करे में, मैं उसको भी रिकमेंड करता हूं कि राउंड टू दो, और राउंड टू में 99-100% नंबर लेकर आओ। मुझसे तोहफा लेना यार, तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, मैं तुम्हें शील्ड दूंगा, तुम लेकर तो आओ मेरे प्यारे बेटे। सेकंड नंबर के ऊपर ये देखो 74 से 90 नंबर लेकर आए थे ताहिर अली, वन ऑफ माय फेवरेट गाय। अब्दुल करीम बख्श अंसारी, ये पोजीशन होल्डर है एनईडी का लास्ट ईयर का, मेरा 85 से 94 लेकर आया था। ये देखो भाई नबी जमशेद 91 लेकर आया था 82 से। कहने का मकसद क्या, सारे मेरे शागिर्द हैं, दीज ऑल आर माय बैच स्टूडेंट्स, नॉट द यूट्यूब। यूट्यूब से मेरे हजारों बच्चों ने पढ़ा था, उनके तो मैं कभी जिक्र नहीं करता। यूट्यूब से मेरे हजारों बच्चों ने पढ़ा, तालीम हासिल करी थी। याद रखिएगा, मेरी जो एनईडी की प्लेलिस्ट है उसको 1.5 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं पिछले 3 सालों के अंदर अंदर। तो कहने का मकसद क्या है बेटा, कहने का मकसद ये है कि मैं यूट्यूब के स्टूडेंट्स को गिनता नहीं हूँ, वो मेरे वैसे स्टूडेंट्स होते हैं, वैसी दुआएं मुझे देते रहते हैं। मगर असल चीज क्या है कि भाई आपने राउंड वन में जितने भी स्कोर करा है, राउंड टू लाजमी देना है। क्योंकि बेटा अगर आप सेल्फ या स्पॉन्सर पे भी अप्लाई कर रहे हो, तो याद रखिएगा इस शहर में हजारों ऐसे माँ बाप हैं जो सेल्फ या स्पॉन्सर की फीस इजीली अपने बच्चों के लिए पे कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। तो वहां पे भी मेरिट मैटर करेगा, वहां पे भी टेस्ट के नंबर ज्यादा अच्छे होने चाहिए। तो लास्ट में बस यही कहूंगा कि बेटा अगर आपको मेरी ये बात समझ में आती है, पसंद आती है, तो अपने दोस्तों से लाजमी तौर के ऊपर आपने शेयर करना है। अपने दोस्तों को आपने लाजमी तौर के ऊपर बताना है। अपने दोस्तों को आपने लाजमी तौर के ऊपर ये कहना है कि सर हाशिम ने क्या गाइडेंस दी है, किस तरीके से चीजों को कवर अप करना है। लास्ट का जो टाइम है, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप करो, पास्ट पेपर्स के जितने एमसीक्यूज आए हैं इनको कवर अप करो, और फिर राउंड टू के लिए प्रॉपर्ली अपने आप को रजिस्टर करवाओ, प्रॉपर्ली तैयारी करो। देखो सिंपल, आपको जो है ना गाइडेंस की, देखो हर हर लम्हे आपको गाइडेंस की नीड होगी। अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस की नीड है, तो लाजमी तौर पर आप बैच में
में आ सकते हो, आप सिंपल तरीके से मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और बैच में एनरोल हो सकते हो। न्यू बैच मेरा 7 मई से स्टार्ट हो रहा होगा, मगर अभी भी जो दिन, अगर आप अभी से रजिस्टर हो गए तो अभी भी जो क्लासेस मैं ले रहा हूँ अपने एनईटी राउंड 1 बैच के लिए, तो आप उसको मैं उसके अंदर ही मैं आपको एनरोल कर दूंगा, उस क्लासेस को भी ले सकते हो और बाद में दोबारा आपको कवर अप करवा रहा हूँ तमाम चीजों को। सिमिलरली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर, इंग्लिश, तमाम चीजें कवर करवाई जाती हैं। इसके अलावा जो मेरे टॉप पोजीशन होल्डर स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास एज अ डाउट टीचर्स होते हैं, तो प्रॉपर टीम होती है डाउट टीचर्स की, दे विल बी गाइडिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन देयर एज वेल, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे केमिस्ट्री, इंग्लिश हो। मगर अगेन कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये कि जो लास्ट का डेज है, लास्ट का जो टाइम है, इसके अंदर बैठ के पास्ट पेपर्स कवर अप करो, प्रॉपर्ली मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को लो। देखो मैथ्स इज समथिंग जिसके अंदर मैं कभी ये नहीं कहता बच्चे को कि सिर्फ आपने पास्ट पेपर्स कवर करने हैं। सिर्फ पास्ट पेपर्स अगर आप कवर करोगे ना, आप ज्यादती करोगे अपने साथ। मैं अगेन एक बार बच्चों को कहता हूँ, अक्सर बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सिर्फ पास्ट पेपर्स कवर कर लेंगे कि हमारे कितने नंबर आएंगे। बेटा सिर्फ पास्ट पेपर्स कवर करने से 50 या 60 नंबर भी नहीं आ सकते। उसके पीछे रीजन है कि देखो, अगर तो किस्मत चल गई और वही क्वेश्चन पेपर में आ गए तब तो ठीक है, आपके 100 नंबर भी आ जाएंगे, 150 भी आ जाएंगे, वो मसले की बात नहीं, मजाक कर रहा हूं। मगर अगर किस्मत आपकी नहीं चली तो भाई फिर क्या करोगे? तो इसीलिए आपको पास्ट पेपर्स उस वक्त कवर करने जब साथ साथ एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हो। तो खुदारा एप्टीट्यूड की तैयारी अपनी प्रॉपर करो, फिर पास्ट पेपर को साथ साथ कवर करो। इसके ऊपर ये स्ट्रेटेजी एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसके ऊपर आपको 100% नंबर मिलेंगे, आपको गारंटी देता हूं। कि लेट सपोज अगर आपने मैथ्स का टॉपिक सीक्वेंस सीरीज मुझसे पढ़ लिया, अब आप पास्ट पेपर के अंदर उसके क्वेश्चन को देखोगे ना, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपने अगर मुझसे प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन पढ़ लिया, अब जब आप इसके क्वेश्चन देखोगे पास्ट पेपर से इसको सॉल्व कर सकते हो। आपने अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट फिजिक्स का पढ़ लिया, अब जब आप इसके क्वेश्चन पास्ट पेपर में देखोगे आप सॉल्व कर लोगे। अगर डायरेक्टली पास्ट पेपर्स कवर करोगे ना, तो आप हर लम्हे फंसते जाओगे, हर एमसीक्यू से फंसोगे, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, फिर आप परेशान होते जाओगे। वाइल ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया कि आप साथ साथ एप्टीट्यूड की तैयारी करो, साथ साथ पास्ट पेपर उसको कर सकते हो। अब चूंकि राउंड 1 में टाइम ही बहुत कम है, तो मैं अभी तो रिकमेंड मैं यही करूंगा कि सिंपल आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर अप करो। इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल चीजें जो लिखी होती हैं डिफरेंट किताबों में, आप उनको कवर करो, जैसे फाइव अब्बासी है, वाइटल है, कोई भी किताब अवेलेबल है, उसके स्टार्ट के अंदर चैप्टर वाइज जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बने हुए होते हैं, उनको कवर करो और साथ साथ पास्ट पेपर्स को देखते जाओ। मगर राउंड 2 के लिए प्रॉपर अपने आप की तैयारी करनी है, राउंड 2 के लिए प्रॉपर शेड्यूल डिजाइन करना है, जो मैं अपने शागिर्दों को देता भी हूँ, अपने बैच के बच्चों को बताता भी हूँ कि भाई फिजिक्स का टाइम रखो, मैथ्स का टाइम रखो, केमिस्ट्री का रखो, इंग्लिश का रखो, कंप्यूटर का रखो। फॉर एग्जाम्पल आपको रफ आइडिया देता हूँ कि लेट सपोज आपके पास जो सुबह का टाइम होता है ना, सुबह का टाइम, ये सुबह का टाइम बड़ा खूबसूरत टाइम होता है। इस टाइम हमेशा थ्योरेटिकल चीजों को किया करो। सुबह फजर के अंदर हमेशा उठो और ये थ्योरेटिकल चीजें जो होती हैं सुबह के टाइम पे करो। सुबह के टाइम में थ्योरेटिकल चीजें बहुत अच्छी तरीके से याद होती हैं। और जब थ्योरेटिकल काम करते करते थक जाओ, इंग्लिश को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, बायो किसी को भी करते करते थक जाओ, उसके बाद हमेशा न्यूमेरिकल बेस्ड डेटा के ऊपर आया करो। फॉर एग्जाम्पल दोपहर में, शाम में जब आप थक जाओ, आपका दिमाग अब और याद नहीं कर सकता, फिर न्यूमेरिकल डेटा को करो, फिर मैथ्स को हमेशा सिंप्लीफाई करो। तो मैथ्स कभी भी सुबह के टाइम से स्टार्ट मत किया करो। सुबह के टाइम के ऊपर मैथ्स, मुझे तो हमेशा लगता था कि यार मैथ्स एक आसान चीज है एज कम्पेयर टू फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एक्सेट्रा, तो या इंग्लिश। तो सुबह के टाइम के ऊपर हमेशा थ्योरेटिकल डेटा रखा करो, शाम के टाइम में न्यूमेरिकल बेस्ड डेटा रखा करो, कोई भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल है, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स है, या आपके पास मैथ्स का डेटा है। अच्छा, एक चीज जो अक्सर टीचर्स को भी नहीं पता होती, अक्सर बच्चे लोग भी गलत बोल देते हैं, वो कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल बेस्ड डेटा के क्वेश्चंस भी आते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, हर बच्चे का पेपर दूसरे बच्चे से डिफरेंट होता है। तो अगर आप सारे न्यूमेरिकल छोड़ के चले जाओगे, ज्यादती करोगे भाई। अगर आपके पेपर में 25 के 25 एमसीक्यूज मेजॉरिटी न्यूमेरिकल से आ गए, तो आप क्या कर लोगे? किसको जाके क्या बोलोगे? तो इसलिए आपने एटलीस्ट जो आपकी फर्स्ट और सेकेंडरी किताब के न्यूमेरिकल्स हैं, आपको एटलीस्ट आने चाहिए। केसीकेपी के न्यूमेरिकल्स हो गए, मोलर मास के हो गए, मोल्स मॉलिक्यूल्स हो गए, सो ऑन हो गए। सिंस केमिस्ट्री वाज माय फेवरेट, तो आई स्टिल रिमेंबर दोस थिंग्स। कहने का मकसद क्या है कि इन चीजों को लाजमी करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भाई नो वन कैन ऑफर यू एप्टीट्यूड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स विद सच एन एक्सपीरियंस क्वालिफाइड फैकल्टी। मेरी तमाम टीम के अंदर प्रोफेशनल इंजीनियर्स, प्रोफेशनल डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी टीम मेरी डाउट टीचर्स की होती है, उसमें मेरे तमाम पोजीशन होल्डर्स शागिर्द बैठे हुए होते हैं। तो यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप जहां हैं, जैसे हैं, खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपने दोस्तों से लाजमी तौर पे इस लेक्चर के लिंक को शेयर करिएगा। बेटा ये तमाम बातें कोई महंगा बेकार कोचिंग सेंटर आपसे 60,000 रुपए लेके भी आपको नहीं बता रहा होगा, जो मैंने आपको गाइड करी है। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। माय चैलेंज रिमेन दी सेम। किसी को चैलेंज करना हो तो बता दिएगा सर हाशिम का चैलेंज क्या है। जो आपसे कह रहे हैं ना, उसके 800 स्टूडेंट्स हैं, उनसे कहिएगा सर हाशिम के साथ एक विजिट कर लीजिए एनईटी का। एंड सर हाशिम एंड आपका जो इंस्टीट्यूट है वो कितना एनईटी के अंदर मौजूद है, सबको पता चल जाएगा। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।